Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So 1 more minute to go. Ten more seconds. Alright friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू पल्स में वोट करें नीचे. आशुतोष, हर्ष, अंकिता, हेमंत, शीरीष, गौरव, शालू, प्रतीक, यश, शिवेंद्र, प्रियांशु, नतन से जस्ट मूव फॉरवर्ड. करीब 1% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडोन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन यू शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछो, जिसका जवाब मैं वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर दे दूंगा. इसमें भी 5 और 6 सितंबर को करीब 150 प्रश्न पूछे गए थे, उसके मैंने डाउट के जवाब डाल दिए. उसके बाद भी ऑल द वे अप टू 9 से 17 सितंबर तक जो मतलब अप टू डाउट नंबर 680 खत्म हो चुका है, उसकी पीडीएफ सब अपलोड कर दिए. बाकी जो बचे वो भी करीब 150 है, तो डोंट वरी, वो अब वेडनेसडे की साइकिल में मैं अपलोड करते रहूंगा. तो उसकी कोई चिंता मत करो. इधर कौन सा डाउट नंबर 680 है, तो क्या मैंने हार मान ली कि नहीं मैं तो जवाब नहीं दूंगा, तुम खुद से समझ लो वगैरह नहीं, मैंने सबको जवाब दिया है. इसमें अपनी कोई बहादुरी है ऐसा मैंने बोला. उसमें आप ये सीखो कि देयर इज नो चैलेंज जो आप निपट नहीं सकते. डिसिप्लिन के साथ काम करो तो सब खत्म हो जाता है, चाहे कोई काम हो, तो डिसिप्लिन से काम करिए. जो प्रश्न आते हैं कुछ तो आप जानते हैं, वो तो ठीक है. कुछ लोगों के प्लानर स्ट्रेटेजी के प्रश्न होते हैं, उसमें सबको मैं बताना चाहूंगा एक एक्सेल फाइल बना के चलो, कितने सब्जेक्ट है, इतनी प्रोग्रेस है और यहाँ तक मुझे करना है. दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म हो जाए, फरवरी तक जीएस खत्म हो जाए. ऐसे टारगेट को नहीं हो रहा है तो दिसंबर से मतलब फरवरी तक ऑप्शनल खत्म करो, और ये जितना नहीं खत्म हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसा सब मींस का माल में प्रीलिम खत्म होने के बाद करूंगा. ऐसे पूरी एक्सेल फाइल बना के चलो डिसिप्लिन से. अभी त्योहार भी आएंगे, शादी भी आएगी, ये वो देयर विल बी मेनी इवेंट्स, पर आपको भटकना नहीं है, फोकस से पढ़ो. जहाँ तक मींस एग्जाम अभी खत्म हुई और उसकी सब लंबी चौड़ी वो चर्चा हो चुकी है यूट्यूब पे. अब कुछ लोग मुझे पूछे तुमको क्या बोलना है मींस के बारे में, क्या नई स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो जब मुझे कुछ नहीं बोलना है. जो भी बोलना है वो दिवाली के बाद जो मींस का कोर्स होगा तब उसकी बात करेंगे. अभी जो हमको पढ़ना है वो बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, उसको हम खत्म करें. हमारे प्रीलिम का कोर्स है, मींस का कोर्स अलग है, जो दिवाली बाद शुरू होगा वहां पर हम देखेंगे क्या नया पूछा, इस हिसाब से क्या नया पढ़ना है वगैरह. हालांकि नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, कोई धरती टूट जाए और जल जला जाए ऐसा कुछ है नहीं, जैसा पिछले 3 साल से चला है ऐसे ही चला है मींस. तो प्रीलिम जैसे झटके नहीं. खैर अब मेन चीज पे आते हैं. हमने जो लास्ट वीक पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, 5 लेक्चर थे, जिसने भी नया ज्वाइन किया पहले वो सब निपटा के, अदरवाइज फ्यूचर थिंग्स विल नॉट मेक सेंस टू यू. और उसकी टेस्ट थी करीब 55 क्वेश्चन, मतलब कितना 110 मार्क की टेस्ट थी. मैंने खुद दिया, मैंने कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया, तो मेरे 0 मार्क है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके -15 मार्क्स हैं. एज रिजल्ट सिस्टम ने मुझे 8% दिया है एट 0 मार्क्स. तब सोचो ये जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा भाई आप क्या करें, बी सीरियस अबाउट ऑल दिस. कैजुअली मत लो. आप ऑनलाइन है, आपको कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आप अगर स्कूल की टेस्ट होती कम मार्क्स आते तो पेरेंट्स से साइन लेना पड़ता कि नहीं. तो इधर पैसा भी देना और जवानी भी बर्बाद करनी है, ऐसा मत करो, ढंग से पढ़ो. जो टेस्ट हुई उसके अंदर मतलब जो भी 110 मार्क्स थे, उसमें कम से कम 70 उससे ज्यादा जितने लोगों के आए सबको बताई. तो बेन शारदा, रूपम, तनु, रवि, मुकेश, भावना, एपेक्स, हर्ष, अरुणा, पल्लवी, आदर्श, यशस्वी, श्याम, देवदत्त, ममता, आर्या, सुमन, हर्ष. तो हर्ष तक हम पहुंचे तो करीब 550 के आसपास रहेंगे. उससे ऊपर भी जो लोग हैं उन सबको बताई. प्रश्न तो जो भी है उसके एक्सप्लेनेशन आप नीचे क्लिक करोगे आपको मिल जाएंगे, तो सुकून से उसको पढ़ना और उस हिसाब से हैंडआउट को रिविजिट करना. कुछ जगह पर सिली मिस्टेक लोग क्या करते हैं. अब देखो आईसीआरआर क्या है भाई, याद रहना चाहिए. इंक्रीमेंटल सीआरआर कितना था, 10%. अब पहला स्टेट बैंक से इक्वल टू 4.5% आईसीआरआर थी, तो इधर ही गलत हो गया ना. तो इस हिसाब से ऑप्शन सीधा उसका बन जाएगा. अदर्शन रीजनिंग की बात करें तो सिली मिस्टेक मतलब ये होनी नहीं चाहिए. इसमें 54% लोगों की करेक्ट हुई थी वैसे. फिर एक प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा कि एमएसएमई के लोन के बारे में, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल बैंक्स टू एमएसएमई आर काउंटेड एट पीएसएल. बैंक वाले एमएसएमई इंडस्ट्री को जितना लोन दे वो सारा ही प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कोटे में आता है. अब जनरल सेंस में यह सब कुछ उसकी ज्यादा लीगल इंटरप्रिटेशन करे तो नो भी हो सकता है. तो इसका अभी तो जवाब रखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो भी है ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तो हम इसको रिविजिट करेंगे. तो अभी के लिए मतलब उसमें अच्छा आप ऐसा सोचते हैं पर हम ऐसा सोचते हैं करके बहुत चिंता मत करो, बिकॉज यू कुड बी राइट आल्सो. मैं ऐसा नहीं मेरा जवाब सही है, तो ऑफिशियल आंसर क्या है तब पता चले. नहीं तो हर साल 100 में से 18 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोचिंग वालों की अलग चलती है आंसर की और यूपीएससी का अलग चलता है. तो वो तो है. कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली पिरामिड है असल में. जो ज्यादा मेहनती है वो सब ऊपर टॉप में, जो एकदम कमजोर है बालक वो नीचे. तब आप समझो जो कोचिंग का खासकर सीनियर फैकल्टी है उसका काम क्या है. उसका काम है कि जो ज्यादा सीरियसली कर रहा है उसके ऊपर उसको और ऊपर चला ले जाना है. तो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, वो तो रिजल्ट टाइम से आपने खत्म करना है, मुझे खत्म करना है. मैं तो खत्म कर रहा हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी हर चीज की 600 डाउट है तो भी वो सॉल्व करनी. आप किधर है. कुछ होते हैं कि जो ज्यादा वीक होते हैं कि जिनको लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उंगली पकड़ के सब सिखाना पड़े. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैडली दैट इज नॉट माय जॉब. कि कोचिंग इंडस्ट्री में जो सीनियर फैकल्टी उसका काम क्या है, जो इधर है उसको ऊपर ले जाना है. एकदम नीचे उसको ऊपर ले जाना बैठेगा तो कभी सिलेबस खत्म हो जाए तो 500 घंटे इकोनॉमी चले, जो असल में मुझे 150 घंटे खत्म करनी. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो नीचे वो कभी सक्सेस नहीं पा सकते, पर उन्होंने खुद से मेहनत करनी पड़ेगी. सुकून से पढ़ो तो पैराग्राफ बाय लाइन बाय लाइन. फिर भी नहीं समझ आ रहा तो और आप जो भी मेंटर टीचिंग असिस्टेंट है मेरा मुस्तफा अली, उसका भी प्रोफाइलिंग चैट बॉक्स के अंदर लिंक नंबर 2 है, उसके क्लास में जाके बैठो वगैरह. सो देन यू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं तो ठीक है 5 चीज मुझे समझ आई, 5 नहीं आई, मजा आ रहा है जो सुन लिया, तो भाई आप यहाँ किधर हो. अगर हम एक स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं कि सिर्फ इतने लोगों ने एग्जाम देनी है तो भाई हर्ष तक तो 500 रैंक हो गई ना, और उसके ऊपर भी जो तो 1000 अगर वैकेंसी थी तो इतने भी नहीं पड़ गया. आप नीचे हैं तो अब क्या जाए. इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज नॉट कॉलेज एग्जाम. क्या इकोनॉमी पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में बार्टर टू बिटकॉइन हमने खत्म किया. पिलर 1 2 सीआरआर एसएलआर वगैरह 5 लेक्चर में निपटा. उसमें लेक्चर ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि आप जानते हो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज है और उसमें से यूपीएससी क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछती है, तो वो सब तबियत से उसको करना पड़े. सो इट टू 5 लेक्चर्स. अब आज हम आए हैं पिलर 1B1. यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, एनबीएफसी बैंक और एनबीएफसी के प्रकार. वो कोई बड़ी तोप नहीं है, ज्यादातर हिस्ट्री और ये सब जनरल नॉलेज की बात है, वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम जाएंगे बर्निंग इश्यूज इन बैंकिंग सेक्टर. उसके बाद शेयर मार्केट, फिर इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह. वो जब खत्म होगा तो अगर बजट वगैरह चीजें आएंगी. सो दिस इज द प्लान. कुछ लोग ये कहें तुम्हारी टीचिंग स्पीड बहुत ही तेज है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ. देखिए एक होती है पावर पॉइंट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो ये दीज आर पावर पॉइंट्स. पावर पॉइंट में मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है और आगे बढ़ जाना है. फिर खुद से आपको पढ़ना है. पढ़ना जो है वो हैंड आउट है. हैंड आउट कहाँ पर है वैसे सबको पता है, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं वो परेशान रहते हैं. वेयर इज द हैंड आउट. देखिए अगर आप पीसीआर लैपटॉप से इस चीज को देख रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल पेज पे मतलब नेट पे सर्च करो अनअकैडमी मोबाइल, मेरी प्रोफाइल मिलेगी. उसमें स्क्रॉल डाउन करो आपको मिलेगा इकोनॉमी पीसीबी रफ्तार 10. उसको क्लिक करो तो नया पेज खुलेगा. उस पेज के अंदर जिसको मैं कहूं कोर्स पेज, उसमें अपडेट बटन को क्लिक करो तो साइड में से ऐसा साइड बार खुलता है. उसमें से आपको सारा माल मिल जाएगा. जो भी मतलब ये गूगल फॉर्म से डाउट पूछे वो भी हैंड आउट भी सब उसमें मिल जाएगा.
सपोज आप मोबाइल ऐप से एक्सेस करें तो फिर ये सारे पीडीएफ में किधर से डाउनलोड करो, अनअकैडमी लर्न डाउनलोड करो, कम्युनिटी में जाओ और वहां पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उसमें आप स्क्रॉल अप करोगे तो ये सब माल आपको मिल जाएगा। तो हैंडआउट आप डाउनलोड करो, जो चीजें वो हैंडआउट में पढ़ना है, ये तो फोटो से मुझे सिर्फ आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। अब जहां तक बात ऐसी है कि तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, आई एक्सेप्ट इट, पर उसका ऑपोजिट क्या है कि स्लो स्पीड से पढ़ा। पिछले कई सालों से मैं देखता हूँ खासकर अहमदाबाद कोचिंग इंडस्ट्री में ऑफलाइन कोचिंग क्लास, खासकर जो पॉलिटी पढ़ाते हो टीचर, वो क्या करे, मान ये पॉलिटी में 1 से लेके 80 चैप्टर 1 to 80, वो क्या करेगा कि शुरुआत के 4-5 लेक्चर ही, मतलब 4-5 टॉपिक तक ही एकदम धीरे-धीरे पढ़ाता रहेगा, मतलब एकदम डाइल्यूट करके कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी मान लीजिए जो उसको 4 लेक्चर में खत्म करना हो, उसी के वो 40 कर देगा। उससे होता क्या, 2 फायदे। सपोज लेक्चर 1 शुरू हुआ, लेक्चर 5 में कोई नया विजिटर आता है कि मैं एडमिशन लूं कि नहीं, तो उसको गोली पिला सके, हां भाई नहीं अभी तो चौथा चैप्टर है, यू कैन सीट वगैरह। लेकिन फिर अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद वो बैच खत्म करके चला जाएगा, बाकी चैप्टर्स वो सुकून से नहीं पढ़ेगा, वो सब ऐसे हवा में 2 दिन में 80 चैप्टर निपटा के बाकी तुम देख लेना। जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, वीक स्टूडेंट, वो क्या फैन बॉय बन जाते हैं, उन्होंने 5 लेक्चर देखे, उनको लगता है बस यही है मतलब, पर वो ये नहीं समझे भाई तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 to 80 सिलेबस कंप्लीट कराया कि नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व कराया कि नहीं, वीकली प्रोग्रेस की कि नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे सब ज्ञानवाणी प्रवचन, मोटिवेशन की बात सुन सुन के आप मजे ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये दुनिया अलग है। तो मेरी तो अकाउंटेबिलिटी है कि ये 1 से लेके 50 लेक्चर में इतना पढ़ा के खत्म करना है, और ये 10वीं बैच है और 9 बैच में सबको पूछ लो खत्म किया कि नहीं, सिलेबस किया है, तो गाड़ी तेज चलेगी। और इसमें नहीं मेरा कोई घमंड है, ये मैंने आपसे पैसा लिया, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी के सामने कि उसको तेजी से आप भी खत्म करो। खैर, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिलर 1B1, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए कोई भी इकोनॉमी एक बात होती है, हाउसहोल्ड परिवार, दूसरी तरफ होते हैं बिजनेस फर्म, आपस में उनका पैसों का व्यवहार चलता है कि मान लीजिए मकान है, सामने रेंट पे हो रहा है, लेबर है, सामने वेजेस मतलब तनख्वाह सैलरी मिल रही है, ये जो पब्लिक है उसने पैसा सेविंग में डाला, फिर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और सामने किसी बिजनेसमैन को जा रहा है, तो ये सारा पैसों का जो प्रवाह है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें जो बीच में मदद करते हैं इस फ्लो को मेंटेन करने में, चाहे बैंक हो, शेयर मार्केट हो, ये सब हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का काम क्या है, जनता से पैसा लेना, सामने बिजनेसमैन और बाकी क्लाइंट्स को लोन में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर में पैसा देना और पूरी सिस्टम को फैसिलिटेट करना। अब ऐसे जो भी ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, दे कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 जात के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जैसे एसबीआई, मतलब उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, उसका कोई कानून होगा, उसका कोई रेगुलेटर होगा, एंड दे विल वर्क। और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल, मतलब ये ब्याज को लुके वाले टाइप के लोग कि जिनके पास जो भी क्राइम का पैसा है, ब्लैक मनी है, वो इनफॉर्मली आपको लोन में देते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं वगैरह। सो दे आर इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। इनफॉर्मल मनी लेंडर्स की हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब पिलर, उसको हम लोग बहुत फोकस नहीं करते। जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर हमारा फोकस होता है फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अब ये फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के भी 2 टाइप है, एक होता है बैंक, दूसरा होता है नॉन बैंक। ये क्या है, एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, भारत के अंदर बैंक आजादी से पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम धीरे धीरे सब बैंकिंग सेक्टर डेवलप होता है। तो अंग्रेजों के जमाने में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने, प्रेसिडेंसी बैंक इन बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। अल्टीमेटली इन सबको कंबाइन कर दिया 1921 में और बोला आपसे ये इंपीरियल बैंक है। आजादी के बाद का नहीं, अब से इसको बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो लाइक दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड, याद रखना, याद रखना कौन सा, 1955। इकोनॉमी में सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ याद रखने, क्योंकि कुछ बार क्रोनोलॉजी के सवाल आते हैं, आपको पता है एसबीआई ये जमाने में बना, बाकी बैंक उसके बाद बनते हैं वगैरह वगैरह, क्रोनोलॉजी सेट करनी। अब ये जो भी कमर्शियल बैंक्स बने भारत में, मतलब जो प्रॉफिट के लिए अपना काम कर रहे थे, उसके अंदर जो शुरू शुरू में बैंक बने वो सब ऐसे थे यूरोपियन बैंक्स। जैसे एक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये तो भारत का बैंक नहीं भाई, द शेयर होल्डिंग यूरोपियंस वेर द ओनर्स ऑफ दैट बैंक। फिर एक इलाहाबाद बैंक बना, पर उसमें भी सब यूरोपियन उसके मालिक थे। करते करते आप आगे बढ़ते तो 1894 के आसपास पंजाब नेशनल बैंक बनता है, जिसमें लाला लाजपत राय और बाकी सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि सब लोगों को बोला आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। ये सब मतलब स्वदेशी बैंक है, दीज आर द बैंक्स दैट वर ओन्ड बाय इंडियंस। उसके बाद तो ऐसे बहुत बैंक बने, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर, बहुत सारे। अब आप सोचिए जो ब्रिटिश बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इलाहाबाद बैंक, वो क्या करते हैं, उनकी कस्टमर या टारगेट ऑडियंस क्या थी, जो भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, जजेस, आर्मी पर्सनल, उन सबको उनकी सैलरी मिलती है, उसके जो भी हिसाब किताब है वो देखते थे। दे वर नॉट कंसर्न विद द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, भारत के गरीब को लोन देना वो उसकी प्राथमिकता नहीं थी। जो ये स्वदेशी बैंक बने, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनका भी टारगेट क्या था, व्यापारी लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, भारत के सिविल सर्वेंट्स और दूसरे इलाइट्स, जमींदार नवाब वगैरह, उनका डिपॉजिट लेना, लोन देना वो उनका काम था। तो ये स्वदेशी बैंकों का भी कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियल गरीब लोगों को पैसा देते, प्राइवेट सेक्टर लेने, नथिंग। सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद जो कहानी मैं आपको पहले शॉर्ट में बताऊं, फिर मैं उसको सुकून से बताऊं। बात ऐसी है कि ब्रिटिशर का ये सोचना था कि ये जितने बैंक है उस पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत नहीं है, मतलब आरबीआई नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, करने दो सबको जो करना है। फिर एक हिल्टन यंग कमीशन बना, हिल्टन यंग ने ये करने हमें एक आरबीआई नाम की रेगुलेटिंग चीज चाहिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। फिर जाके 1934 में कानून से आरबीआई बनेगा। उसके बाद आरबीआई बना तो शुरुआत में उसके पास पावर कम था, फिर भारत सरकार ने आजादी के बाद एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया, उसमें उसको और पावर दिया कि बैंकों का लाइसेंस उसको बंद करवा देना, पनिशमेंट देना वगैरह, तो फिर आरबीआई बाहुबली बना। आगे जब हमें आजादी मिली, बहुत सारे बैंक और इंश्योरेंस कंपनी थे, लेकिन वो सबका मालिक कौन था, प्राइवेट सेक्टर, जो भी उस जमाने में अदानी अंबानी टाइप लोग होंगे। तो आप समझो वहां पर नेपोटिज्म, स्कैम्स, गरीब की मदद नहीं करना, दोज वर द प्रॉब्लम्स। सो देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है इसको हम टेक ओवर कर लेते हैं, इसकी सारी ओनरशिप अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन। अलग अलग समय पे होता है, मिड 50s में एसबीआई और एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी का होता है, फिर 69 में बाकी सब बैंकों का होता है फर्स्ट राउंड, और फिर 80s में कुछ और बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण होता है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप थी गवर्नमेंट ने सारी टेक ओवर कर लिया और अपने हाथ में ले लिया। अब ऐसा करते करते 1890s तक सिर्फ गवर्नमेंट बैंक बचे, या जिसको बोले पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो 1890s में थे, वहां समझो मिनिस्टर और बिजनेसमैन की सब नेक्सस साठगांठ चलती थी, तो स्कैम हो जाते, कांड हो जाते, मतलब आपको अभी विजय माल्या दिखे, उस जमाने में ऐसे और 50 हुआ करते थे, और भी प्रॉब्लम्स थे बैंकों में, काफी बार हड़ताल, लॉसेस वगैरह। फिर सरकार ने फिर सरकार को भी लगा, आरबीआई को भी लगा कि ये सब सिस्टम को फिक्स करना पड़ेगा। एक नरसिम्हम कमेटी बनती है फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। उसने ये कहा कि अब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, वो सबको आने दो, और ये गवर्नमेंट का इतना सब इंटरफियरेंस और ये सब नहीं होना चाहिए चीजों। सो देन रिफॉर्म्स वर मेड। क्या तो ये हमने देख लिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनता है। हिल्टन यंग कमीशन ने ये कहा कि वी नीड टू सेट अप अ सेंट्रल बैंक, एक आरबीआई जैसी संस्था होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले कोई सीआरआर, एसएलआर, बासेल नॉर्म्स ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं थी। बासेल नॉर्म्स क्या है वो प्रोबेबली हम लोग संडे वहां तक पहुंच जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ, अभी उसकी बात नहीं करें। एनीवेज, तो ड्यूरिंग दिस टाइम शुरुआती समय में कोई भी छुट भैया आदमी बैंक खोल सकता था, उसमें कोई सब निरंतर नहीं था। एनीवन कुड ओपन अ बैंक आफ्टर रजिस्टरिंग अंडर कंपनीज एक्ट, देयर वाज नो आरबीआई, नो सीआरआर, एसएलआर, नथिंग। फिर एक तकलीफ हुई 1929 में, अमेरिका का शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया। अब वो क्यों कोलैप्स हो गया वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो कि उसके चलते तकलीफ ये आई, यूरोपियन लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया था, वो डूब गए। उन यूरोपियन ने भारत के
व्यापारियों को रॉ मटेरियल का पैसा देना था, वो नहीं दे पाए। इंडिया के मर्चेंट्स ने भी अमेरिका में जो एक्सपोर्ट किया था उसका पेमेंट उसको वापस नहीं मिला। और ये सारे मर्चेंट्स ने खुद के पैसों से कुछ रॉ मटेरियल खरीद के एक्सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने सब बैंकों से लोन लेके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे। तो वो सारे बैंक्स जो इंडिया में थे वो कोलैप्स हो गए बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन अमेरिका। करते करते लगभग 450 बैंक्स उस जमाने में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा आया नहीं और सब चौपट हो गए। उसके बाद 1934 में वाइसरॉय विलियंगटन को लगा कि नहीं ये हिल्टन बराबर बोल के गया था, वी रिक्वायर अ रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम आरबीआई। तो 1934 में आरबीआई एक्ट बनता है। अभी आरबीआई एक्ट बनाने के लिए कानून बना, उसमें इसको सेटअप करेंगे। ये पूरी आरबीआई संस्था चलाने के लिए हमको 5 करोड़ रुपीस चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने तय किया। उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने खुद के पॉकेट से तो हार्डली 4.4% ऑफ द 5 करोड़ रुपीस ही कंट्रीब्यूट किए, बाकी जितना माल था वो प्राइवेट जो भी एंटरप्रेन्योर और बड़े बड़े लोग थे दे कंट्रीब्यूटेड। और ऐसा करके एक आरबीआई बनाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइसरॉय विलियंगटन। आरबीआई फिर काम चालू करता है 1 अप्रैल 1935 से। सर ऑसबॉर्न आर्थर स्मिथ उसके फर्स्ट गवर्नर थे। उसके कुछ साल बाद सर सीवी देशमुख उसके गवर्नर बनते हैं। सीवी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। वो तो गोरा या विदेशी आदमी था, ये अपना भारत का खुद का पहला सीवी देशमुख थे। अब कुछ लोग इधर ही झंडा उठा लेते हैं भाई आरबीआई का एक्ट 1934 में बना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1935 से क्यों काम चालू करती है? तो भाई जवान मूवी या पठान मूवी भी 2 साल पहले अनाउंस की, तो अभी क्यों आई है? टाइम लगता है ना, ऑफिस बिल्डिंग, स्टाफ रिक्रूटमेंट, फिल्म शूट करने, जो भी जीवन से तो मींस अंडरराइटिंग नहीं करता होगा, वो इतना दिमाग वाला आदमी होगा तो सुकून से उसको बनाए। सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो आरबीआई की ओनरशिप थी 100%, उसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की तो 4.4% ही शेयर होल्डिंग थी, बाकी 95% शेयर तो प्राइवेट इन्वेस्टर के पास थे। तो मालिक कौन था? गवर्नमेंट वाज नॉट द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ आरबीआई। फिर हमें आजादी मिली, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को लगा नहीं ये सब गलत है, 100% ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। तो आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 बनता है, जिसमें ये जितनी प्राइवेट पार्टीज हैं उन सबसे शेयर्स लेके सरकार ने अपने हाथ में कर ली। तो इसको एक प्रकार से कहा कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। अब कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो क्या गवर्नमेंट ने ये जितने भी गोरे लोग थे उनको कुछ पैसा दिया कि नहीं? तो जवाब आई डोंट नो, क्योंकि बुक्स में कभी खुल के उसके बारे में लिखा नहीं, नेट पे सर्च करो कोई जवाब नहीं, तो मैं तो आरटीआई करने बैठूंगा नहीं। तो वो है कि नहीं आई डोंट नो। सफिशिएंट टू नो कि गवर्नमेंट ने सारे शेयर्स टेक ओवर कर दिए। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन ये है, पहला आरबीआई इज नाउ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार उसकी मालिक है। तो पहला इंप्लीकेशन क्या हुआ? आरबीआई का गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उसने पार्लियामेंट को अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो जवाब देना होगा। आरटीआई में उसको कोई प्रश्न पूछा जाए उसने जवाब देना होगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज ओनर। आपके गवर्नर थोड़े पार्लियामेंट में जवाब देना है भाई, पार्लियामेंट की बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटी होती है जो अलग-अलग ऑफिसर्स को बुला के प्रश्न पूछती है, सर डिमोनेटाइजेशन के बाद कितने लोग मरे हमको बताओ वगैरह जो भी। तो वहां पर जाके आरबीआई गवर्नर विल हैव टू गिव आंसर्स। दूसरा, कोई भी कंपनी के प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट में से कंपनी ने अपने ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड देना होता है। तो मुनाफे में से मालिक यानी सरकार को क्या मिलेगा? प्रॉफिट में से डिविडेंड। तो आरबीआई विल पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। खैर ये सब तो हो गया कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, सरकार के हाथ में आ गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी वो कमजोर था शुरुआत में, बाहुबली की एकदम शुरुआत में जो बाहुबली था। फिर आरबीआई ने, सरकार ने सोचा कि आरबीआई को और पावर देना है, तो 1949 में बनता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आरबीआई को बाहुबली बना देगा। बाहुबली ऐसे कि नाउ आरबीआई विल गेट पावर्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जितने भी आदमी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से, पहली बात। दूसरा, लाइसेंस लेने के बाद हर एक ब्रांच खोलने के लिए भी आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड, एसएलआर और बाकी ऐसे बॉडी लिक्विडिटी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई बनाएगा। फोर्थ, डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर आरबीआई अलग-अलग और रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। एंड लास्टली, अगर कोई बैंक ठीक से काम नहीं करे, बेकार चल रहा हो, जैसे कोई लक्ष्मी विलास बैंक, तो आरबीआई चाहे तो उसको बंद करवा सकता है या फिर उसका मर्जर दूसरी और बैंक में उसको विलीन करा सकता है। सो दीस आर ऑल द पावर्स अवेलेबल टू आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब ये सब पावर्स की मदद से आरबीआई अपना काम करता है। तो आरबीआई का काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के 8 ही काम है और वो हमने एमसीक्यू में याद रखने हैं। सबसे पहले, पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड आरबीआई इज आल्सो कंट्रोलर ऑफ इन्फ्लेशन। वो सब कैसे? याद करो, आरबीआई एक्ट के अंदर उसको सब पावर है, एसेट्स लायबिलिटी के हिसाब से मनी सप्लाई जनरेट होता है M0, इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना कितना 2 to 6%। तो ये सब आरबीआई के काम है। ये पहला मतलब ये ब्लॉक हो गया उसका। दूसरा, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब $1 इक्वल्स 82 रुपीस 85 रुपीस क्या होगा, कैसे होगा, थर्ड पिलर में हम लोग समझेंगे। पर ये सब काम भी आरबीआई का। आरबीआई को वो सारे पावर किधर से मिलते हैं? उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उससे पहले फीरा एक्ट था, अभी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तीसरा, आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब मेरा अगर एसबीआई में बैंक अकाउंट हो तो एसबीआई क्या बोलेगा? आई एम बैंकर टू मृणाल। तो उसी तरह आरबीआई को तुम किसको क्लाइंट को सर्व करते हो तो वो क्या कहेगा कि आई एम द बैंकर टू गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। और पब्लिक डेट मैनेजमेंट, मतलब ये सरकार को लोन चाहिए, वो सब जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो सारा काम मैं देखता हूं। सो आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। अब आप सोचिए आपका जो बैंकर है उसका काम क्या होता है? आपकी सैलरी का पैसा वो वहां डिपॉजिट में जाता है, आपको लोन चाहिए वो सब देखेगा वगैरह वगैरह। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सारे वो पैसा आना जाना लेन देन देखता है। तो गवर्नमेंट के क्या लेन देन होते हैं? टैक्स कलेक्शन, स्टाफ को सैलरी देना है, रिटायर्ड स्टाफ को पेंशन देना है, और भी गरीब लोग हैं उनको भी पेंशन देना है। फिर एक होती है स्मॉल सेविंग स्कीम, वो क्या है? पिलर 1 डी में समझे, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो सब गवर्नमेंट को लोन में जाता है। तो ये सारे काम किसने करने चाहिए? आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई ने इसका जो भी पैसों का हिसाब किताब अकाउंट खोलने वो सब देखना चाहिए। पर आप समझिए आरबीआई डज नॉट हैव दैट मच मैन पावर, स्टाफ, ऑफिसेस, हर जगह उसके पास इतना महकमा नहीं है। सो नाउ व्हाट आरबीआई विल डू? नहीं हो रहा है उसे तो क्या नीचे डेलीगेट कर देगा। तो आरबीआई ने सारे काम है वो नीचे असल में डेलीगेट करके रखे कि एक्सिस बैंक को बोलिए तुम इतने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का तुम देख लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा को बोलिए इतने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का तुम देख लेना। ये जो भी टैक्स कलेक्शन के जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में काम होते हैं, सैलरी, पेंशन, स्मॉल सेविंग वगैरह। तो ये जो नीचे बैंक है आरबीआई के नीचे जो हो गए उसे आप क्या बोलोगे? एजेंसी बैंक्स। तो एजेंसी बैंक का काम क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू गवर्नमेंट। कौन सी सर्विस? ये सब टैक्स कलेक्शन, सैलरी, पेंशन, स्मॉल सेविंग वगैरह। आप टैक्स कलेक्शन का काम तो इनकम टैक्स ऑफिसर का है ना, तो बैंक का कैसे होगा भाई? आप समझो इनकम टैक्स भरना है तो कैसे भरना है? उसका बैंक अकाउंट होगा, उसमें चेक लिख के दोगे या नेट से ट्रांसफर करोगे, तो वो सारी जो प्रोसेस चलती है पूरी बैक एंड में पर्दे के पीछे, वो ये लोग देखते हैं। सो दीज आर एजेंसी बैंक्स। अब ऐसे एजेंसी बैंक प्राइवेट सेक्टर के भी है, आईसीआईसीआई एक्सिस वगैरह को भी काम दिया है, कुछ जगह पर उसने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक को भी ये काम दिया है। तो मैं वापस आता हूं, लोग क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, पहला हमने देखा मनी सप्लाई इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा हमने देखा करेंसी एक्सचेंज, तीसरा हमने देखा बैंकर टू गवर्नमेंट। लेकिन उसमें भी आरबीआई, यस आरबीआई इज द बैंकर टू गवर्नमेंट, पर बहुत सारा काम उसने नीचे आउटसोर्सिंग में, डेलीगेशन में दे दिया किसको? एजेंसी बैंक्स को। नेक्स्ट, आरबीआई का चौथा काम है आरबीआई इज बैंकर्स बैंक। मैं एसबीआई में अकाउंट खोलूं, एसबीआई क्या कहेगा? आई एम बैंकर टू मृणाल। अब एसबीआई वाला खुद अपना अकाउंट आरबीआई में खोलता है,
सभी बैंकों ने अपना करंट अकाउंट आरबीआई में खोलना होता है। क्यों खोलना होता है? तो भाई नया आरटीजीएस के सब सेटलमेंट करना है तो उसको करने के लिए। तो यस, ऑल द बैंक्स हैव टू ओपन अकाउंट इन आरबीआई। तो इसका मतलब क्या, आरबीआई उन सबका बैंक करोगे, आरबीआई बैंकर्स में। उसी के सिलसिले में आरबीआई के और फंक्शन बन जाते हैं। आरबीआई इज एडवाइजर टू बैंक्स। देखिए बैंकर का एक काम है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देना। तो मैं अगर एसबीआई में जाके मैनेजर को पूछूं मेरा इतना पैसा है, मैं क्या करूं, वो सिखाएगा सब, कितना फिक्स डिपॉजिट में रखो, इतना इंश्योरेंस में डालो, इतना शेयर मार्केट में डालोगे, तो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। सिमिलरली बैंकर्स को भी जब एडवाइस दे, मैं अपना धंधा कैसे करूं, मुझे क्या और क्या लगता है, आरबीआई को एडवाइस देगा। आरबीआई लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। इसका मतलब कि नॉर्मली आप जानते हैं बैंकर्स डिपॉजिट से अपना धंधा करते हैं, लोन में घुमाते हैं, पर अगर उसको इमरजेंसी आ गया तो रेपो लोन चाहिए, एमएसएफ लोन चाहिए, वो सारे लोन देना भी आरबीआई का काम है। तो आरबीआई लैंडर्स लास्ट, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। उसके बाद आरबीआई का काम है रेगुलेशन करना, बैंकों को रेगुलेट करता है यूजिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बाकी ये सब वीजा, मास्टरकार्ड, रुपए, एनपीसीआई वगैरह को भी रेगुलेट करता है, कैसे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जो हमने पिलर 1A1 में देख लिया, शुरुआत के 4 लेक्चर्स। अलग से आरबीआई कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी वगैरह को भी रेगुलेट करता है, और कुछ खास किस्म की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी वो रेगुलेट करता है। वो क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। तो मतलब आरबीआई बैंक, सिलेक्टेड एनबीएफसीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, सिडबी वगैरह, इन सबको रेगुलेट करता है। वो क्या है, अभी डरने की जरूरत नहीं, 2-3 लेक्चर पूरे करो, पता चल जाए ये क्या क्या चीज है। फिर आरबीआई का काम है कस्टमर प्रोटेक्शन। तो उसके लिए आरबीआई ने सब ओम्बुड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी ऐसा सब रखा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों के और बैंक खाते खुले, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में लोन मिले, वो सब वो करता है। इन सबको क्या है, आरबीआई का प्रमोशनल काम है। एंड लास्टली आरबीआई का काम है डेटा पब्लिकेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो भी बासेल नॉर्म से उसको कंप्लाई करना, ये सब क्या है हम लोग आगे वाले सेगमेंट में लगभग संडे वहां तक हम लोग पहुंचे। सो दीज आर द 8 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। 8 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस, तो उसमें नीचे होते हैं शेयर होल्डर्स कि मुकेश अंबानी ने 90 रुपये कंट्रीब्यूट किया, आपने 10 रुपये कंट्रीब्यूट किया, और 100 रुपये के शेयर कैपिटल से कंपनी शुरू। फिर ये सब शेयर होल्डर्स वोटिंग करके कुछ लोगों को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। फिर ये बोर्ड मेंबर, उसके अंदर एक चेयरमैन होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ होगा, दे विल रन द कंपनी। जो भी रिफाइनरी चलानी है, जो मोबाइल सर्विस देनी है, दे विल डू इट। सिमिलरली आरबीआई भी ऐसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे नीचे शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर कौन है, सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड, और उसके ऊपर या रोज जो काम करता है कंपनी, वो क्या है, आरबीआई। आरबीआई के अंदर मतलब कोई कंपनी होगी तो उसमें क्या होता है, सीईओ, तो आरबीआई में क्या है, गवर्नर। जो सीईओ, उसके नीचे सब वाइस प्रेसिडेंट और ये सब अलग अलग पोस्ट होती है। तो यहाँ गवर्नर के नीचे क्या होता है, डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, 4 है। एज पर आरबीआई देयर कुड बी ओनली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, तो 4 लोग उसमें होते हैं। आरबीआई का ये जो सेंट्रल बोर्ड है, मतलब मैं वापस ले जाऊं, नीचे शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर है सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर 2 जाति लोग बैठते हैं। देयर कुड बी 2 टाइप ऑफ पीपल। एक होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर मतलब क्या, वो डे टू डे नहीं बैठेंगे, वो बड़ी पॉलिसी डिसीजन के लिए कभी कभी बैठेंगे। और दूसरे होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने, 5। उसमें समझो गवर्नर खुद ही उसका ऑफिशियल डायरेक्टर है, और उसके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर है, तो 4 और 1 5, सो 5 ऑफिशियल डायरेक्टर्स, और बाकी सब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये लोग मिनिस्टर हैं जो असल में सरकार चलाते हैं, इस तरह बैठे ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ऐसे लोग हैं जो कभी कभी आके सदन में बैठते हैं। सो दैट इज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई जो काम करता है उसके 4 रीजन है। ये कौन से रीजन है हमने पढ़ेंगे, आरबीआई कोई खुद की एग्जाम तैयारी करे, देन यू गो थ्रू दैट। आरबीआई के अंदर गवर्नर, नीचे डेप्यूटी गवर्नर, पूरी जो हायरार्की क्या है वो भी आप तैयार करो, अगर आरबीआई ऑफिसर की एग्जाम तैयारी करे, हमारे वो काम का नहीं। प्रश्न ये सब लोग को कौन सिलेक्ट करता है, मतलब ये जो गवर्नर है, जो डेप्यूटी गवर्नर है, उसको कौन सिलेक्ट करता है, यूपीएससी सिलेक्ट करती है नहीं, उसके लिए एक अलग कमिटी है। वो कमिटी का बॉस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी खुद एक आईएएस ऑफिसर होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब क्या, पूरा जो केंद्रीय सचिवालय है, यूनियन गवर्नमेंट जो चलती है, उसके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो पूरी चीजें, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी उसके साथ काम करता है, उसका जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है उसे हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उसकी कमिटी होती है, वो सबका इंटरव्यू लेता है, जिसके अच्छे मार्क आए उसको गवर्नर बनाएंगे, बाकी लोग को बाद में अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट होती है, तो डेप्यूटी गवर्नर कुछ लोग बनेंगे। ये सब आपके हैंडआउट में दिया है, सुकून से देखना। तो हमने देखा हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच मनी ट्रांसफर का काम करने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग देख रहे हैं बैंक। बैंकों के अंदर हमने आरबीआई देख लिया, आरबीआई के नीचे और भी संस्था है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, एक एक करके उन सबको हमें समझना है। एजेंसी बैंक की मैंने आपको बात बता दी कि ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई दे विल लुक आफ्टर सर्टेन फंक्शंस। आरबीआई ने कुछ छोटे मोटे पोर्टल्स भी बनाए, उसको देखते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी कहानी देखते हैं। एक फिल्म थी अग्निपथ, तो उसमें ऋतिक रोशन के बाप को संजय दत्त मार देता है, फिर ऋतिक रोशन भाग जाता है। अब आप समझिए कि वट एवर मनी द फादर हैड डिपॉजिटेड इन एसबीआई, फादर ने एसबीआई में पैसा सेव किया, और जब भी आप पैसा अकाउंट खोलते हैं वो बोलेंगे तुम्हारा नॉमिनी कौन है, मतलब तुम मर गए तो किसको पैसा देना है, ताकि ऋतिक को मिलना चाहिए, तो भाग गया, तो ये क्या हो गया, अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट पैसों का क्या करोगे, तो बैंकर ने ऐसी अनक्लेम डिपॉजिट्स उन्हें भेजना पड़ता है आरबीआई में। आरबीआई का डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है जो आरबीआई चलाता है। अब तकलीफ ये होगी कि सपोज आफ्टर 30 ईयर्स अब ऋतिक रोशन बन जाए विजय दीनानाथ चौहान, और कहे कि मुझे अपने मरे हुए बाप के अनक्लेम डिपॉजिट को रिक्लेम करना है, तो कैसे करेगा। उसके लिए आरबीआई ने पोर्टल बनाया जिसका नाम क्या है, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल क्या, अनक्लेम डिपॉजिट को रिक्लेम करने का पोर्टल। वो कैसे करेगा, वो तो पान कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट डालेगा, हाउ एक्जेक्टली दैट वाज इन रियल लाइफ नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बड़ी लाइन याद करें। तो उद्गम पोर्टल किसके लिए, अनक्लेम बैंक डिपॉजिट के लिए है। फिर सपोज एयरटेल को सपना जब उसके जो बॉस हैं मित्तल कि मुझे बैंक का लाइसेंस है, मुझे कोई एनबीएफसी गोल्ड लोन कंपनी खोलनी है, मुझे डिजिटल पेमेंट का कुछ नया बनाना है, सो देन ही हैज टू अप्लाई फॉर लाइसेंस टू आरबीआई। उसके लिए एक अलग पोर्टल, उसका नाम है प्रवाह पोर्टल, टू अप्लाई फॉर वेरियस लाइसेंसेस फ्रॉम आरबीआई। अब ऐसी जो भी बैंक, एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, उन सब ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट कि हमारे इतने क्लाइंट से इतना पैसा, इतना बैड लोन है वगैरह, वो सब आरबीआई को डेटा भेजना होता है। तो वो जो डेटा भेजा जाता है वो पोर्टल का नाम क्या है, दक्ष पोर्टल। सो इट हेल्प्स आरबीआई टू मॉनिटर बैंक एनबीएफसीज मोर इफेक्टिवली। एंड लास्टली चौथा, आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितना नया आरटीजीएस, रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, वो सारे जो खेल होते हैं वो सब यहाँ से होते हैं। सो दैट इज आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म। और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है उसके, जैसे कि पैसा बोलता है कि जहाँ पर करेंसी नोट की जनरल नॉलेज दी जाती है, पर वो इतने फेमस नहीं है कि हमें दिमाग लगाना पड़े फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर डन विद आरबीआई। उसके बाद अलग अलग टॉपिक है, शेड्यूल बैंक, नेशनलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक वगैरह, वो सब समझेंगे, बट विद फ्रेश माइंड, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. One more minute. Alright friends, so now we resume the class. Tell me in the voting line. Can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? True false में वोट करिए. आशुतोष, हर्ष, छवि, आराध्या, जतिन, कनिष्ठ, तेजस्वी, आनंद, आदर्श, कांत, रिजस, विमो फॉर. जो भी डाउट आए तो गूगल फॉर्म है, चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में, उसमें एंड देन वेडनेसडे में उसके जवाब डाल दूंगा. तो हम लोग समझ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, जिसके अंदर सबसे पहले आरबीआई देखा, नीचे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वो सब समझना है. शेड्यूल बैंक क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, एक एक करके हम जा रहे हैं. सबसे पहला सवाल यह है कि हाउ टू स्टार्ट अ बैंक. कोई बैंक चालू करना कैसे करेंगे? सिंपल चीज है. स्टेप 1, कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर करो कि सपोज एचडीएफसी कंपनी. स्टेप 2, मार्केट में अपना कुछ आईपीओ लेके आओ कि जिसके अंदर आप शेयर्स इशू करेंगे. इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्लीज बाय माय शेयर्स और मुझे आप पैसा दो. तो अरेंज द कैपिटल. तीसरा, फिर आप जाओ आरबीआई के पास कि भाई मेरे पास 500 करोड़ है, मुझे आप लाइसेंस दो. फिर आपको आरबीआई लाइसेंस देगा. देन स्टेप 4, जो आपने कैपिटल जमा किया कितना 500 करोड़, उसकी मदद से ऑफिस खोलो, ब्रांच खोलो, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ये जो भी फिल्म सेलिब्रिटी को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, जैसा एक्सिस बैंक, दीपिका पादुकोण वगैरह से करा है. एंड देन यू एक्सपांड योर बिजनेस. बराबर. सो एट फिफ्थ स्टेज आप जनता से डिपॉजिट या सेविंग कलेक्ट करोगे. आप समझो डे 1 से कुछ नहीं होगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. अल्टीमेटली यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डिपॉजिट्स. कोई भी बैंक है या कोई भी बिजनेस है, उसको शुरू करना है आपको, तो चाहिए कैपिटल, मतलब पूंजी. अब जो कैपिटल चाहिए, आप कंपनी बनाते हैं. कंपनी बनाते आपका ड्रीम क्या होता है कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए सपोज 50 करोड़. तो ये सब आपका ख्वाब है, इट इज योर एक्सपेक्टेशन. तो इसे हम कहें ऑथोराइज्ड कैपिटल. मतलब मुझे मिले तो मैक्सिमम मुझे इतना पैसा चाहिए जो मुझे अपनी ये कंपनी शुरू करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए चाहिए. बट आप जानते हैं रियलिटी में इतना पैसा आपको मिलेगा नहीं. कुछ बार मिल सकता है, वेरी फेमस कंपनी लाइक रिलायंस तो मिल सकता है, बट बाकी तो नहीं मिले. तो इन्वेस्टर सब आपको कुल मिला के सपोज देते हैं पैसा सिर्फ 30 लाख रुपीस, जो भी आपके शेयर परचेज किए वगैरह. तो हाथ में जो है उसको आप क्या बोलोगे, वो हुआ आपका पेड अप कैपिटल. तो ऑथोराइज कैपिटल क्या मतलब, दिस इज द मैक्सिमम आई वांट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ. एंड पेड अप मतलब क्या, दिस इज द रियलिटी, कितना मुझे मिला है धंधा करने के लिए. तो बात ऐसी, कोई कंपनी हमें स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम उसके डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सब क्या है, बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है. सफिशिएंट होगा. उसमें क्या लिखा होगा कि हमारी कंपनी है, इसके अंदर ये लोग हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये हमारी कंपनी का एड्रेस है, एंड अवर कंपनी ऑथोराइज कैपिटल ये इतना है, कि हमारी ड्रीम है, जो भी एम्बिशन है, कि सपोज हमें 500 करोड़ चाहिए, तो ये अपनी मैक्सिमम अमाउंट है, कि दिस इज द मैक्सिमम मनी वी वुड वांट एट सम पॉइंट. ये बात है. तो मतलब ये ग्लास जो पूरा भरा है, वो उनके ड्रीम में है कि हमको इतना चाहिए. फिर वो क्या करेंगे, वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ निकालेंगे, कि जिसमें वो इन्वेस्टर्स को कहें कि भाई आप हमें पैसा दीजिए और हमारे शेयर्स खरीदिए. नाउ सपोज हो सकता है कंपनी 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे. अगर आप ये शेयर परचेज करते हो तो कंपनी को 5 लाख रुपीस मिलेंगे. तो ये सब क्या हुआ कि उसका ऑथोराइज कैपिटल है, कि उसकी तमन्ना है मुझे इतना मिले. रियलिटी में क्या होगा, हो सकता है कुछ इन्वेस्टर पैसा देंगे, कुछ नहीं देंगे. सो सपोज इन्वेस्टर्स दे बाय ओनली 3 लाख रुपीस के शेयर्स और बाकी सब माल अनसोल्ड हो जाए, मतलब कोई खरीदे नहीं उसे, सारे शेयर्स नहीं खरीदे. तो कंपनी के हाथ में आए वो क्या है रियलिटी, सपोज 3 लाख रुपीस, तो वो क्या उसका पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या है, जो वास्तव में मिली. ऑथोराइज कैपिटल क्या, जो मैक्सिमम उसकी इच्छा होगी कि मैं अभी नहीं तो फ्यूचर में कुल मिला के मुझे इतना चाहिए. नाउ यू स्टार्टेड द कंपनी, आपने कंपनी रजिस्टर की, आपने मार्केट में शेयर इशू की और आपको पैसा मिला. नाउ नेक्स्ट स्टेप, आप जाओगे आरबीआई के पास, मुझे लाइसेंस चाहिए. हाँ तो देखिए सपोज टाटा की इच्छा हो जाए कि मुझे टाटा बैंक खोलना है, आई वांट लाइसेंस टू ओपन बैंक. तो आरबीआई क्या कहेगी, ठीक है, पर तुम्हारे पास कम से कम 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तुम्हारा. तो टाटा ठीक है, वो अपना आईपीओ निकाले, 500 करोड़ लेके आए और 10 ईयर्स का मान लीजिए उनको एक्सपीरियंस भी हो बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का. सो देन ही विल गो. तो फिर आरबीआई उसको लाइसेंस दे देगी, ठीक है तुम बैंक चलाओ. अभी जो शुरू में लाइसेंस मिले, जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है, जानते हो कच्चा लाइसेंस होता है, फिर पक्का लाइसेंस होता है, समथिंग लाइक दैट. यहाँ जो इसको शुरू में लाइसेंस मिला वो क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक का. नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब समझो कच्चा ड्राइवर है. उसके बाद आरबीआई उसको ऑब्जर्व करेगी. ऑब्जर्व करेगी 2 कंडीशन पे. पहली कंडीशन है कि इस बैंक के पास मिनिमम 5 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स होने चाहिए. अब रिजर्व का मतलब कैसे, सीआरआर की बात कर रहे हैं किसकी, मुझे नहीं पता, बुक वालों ने कभी बताया नहीं, मैं खुद से ढूंढने गया. कुल मिला के उसको 5 लाख के कुछ पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स उसके पास होने चाहिए. दूसरा, बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी जोखिम काम नहीं करना है, नॉट डूइंग एनी हार्मफुल बिजनेस, एनी बिजनेस दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स. तो आरबीआई उसको ऑब्जर्व कर 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, फिर आरबीआई को लगे कि नहीं ठीक है, तो फिर आरबीआई उसको एक नया मेडल दे देगा कि अब से आप एक शेड्यूल्ड बैंक हो. पहले आप क्या थे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक थे, पर अब आपको मैं नया मेडल या डेजिग्नेशन देता हूं कि आप एक शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक बन जाए मतलब उसको और नए नए फैसिलिटी मिल जाते हैं. वो क्या फैसिलिटी है हम लोग आगे देखते हैं. उसको मतलब समझो रेपो लोन मिल जाए, सब एसडी रिवर्स रेपो के खेल कर सके, वो सब उसको पक्का लाइसेंस मिल जाता है. अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे पहला कि भाई इसके पास तो डे 1 से 500 करोड़ थे ही ना, तो डे 1 से ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं बन जाएगा. तो भाई ये जवाब समझो, देयर आर 2 कंडीशंस. पहला क्या, मिनिमम 5 लाख, और दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स. तो 2 कंडीशन है. तो जब तक दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं करेगा तो काम नहीं होगा.
सपोज आप सीडीएस एग्जाम देते हैं, कमांड डिफेंस सर्विसेज, और आपका कट ऑफ से ज्यादा मार्क आता है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या डे 1 से आपको फौज में वो कैप्टन बना देगा? नहीं, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी उसका प्रोबेशन पीरियड होगा, एंड देन फाइनली बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है कि कोई कहे मेरे पास 500 करोड़ कैपिटल है, आरबीआई उसको लाइसेंस देगा, अपन प्रोबेशन पे रखें, तुम्हारी ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन चल रही है, क्या तुम अपने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं? ऐसा आरबीआई जो भी 2 साल 3 साल 5 साल तक ऑब्जर्व करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह जो करीब 2016 में शायद बने थे या उससे भी पहले बने थे, उसको अब जाके शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला, देन फाइनली बिकम अ शेड्यूल बैंक। दूसरा, कुछ लोग डंडा ये उठाएंगे कि ये जो इधर लिमिट लिखी है कि मिनिमम 5 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड टू बिकम अ शेड्यूल बैंक, तो ये तो बहुत ही स्मॉल है, इसके पास तो ऑलरेडी 500 करोड़ है, ये लिमिट का कोई मतलब लॉजिक बनता ही नहीं। यू आर राइट, पर उसमें तकलीफ ये है कि 5 लाख रकम आई किधर से? तो जब 5 लाख किधर से आया है? आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है। अब आप सोचो 1934 में 5 लाख रुपए मतलब आज के 500 करोड़ जैसा ही होगा, तो उस जमाने से लिखा है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप गवर्नमेंट को लिखो, खासकर मोदी जी को ट्विटर पे टैग करके कि सर ये गलत हो रहा है, इसको चेंज करो। तो जब उनको फिर ये सब इतने सारे नए बिल्स आ रहे हैं उसमें डाल देंगे, देन टेल मी विल अपडेट। जो है उसको पढ़ो भाई, असल में तो स्लाइड इतनी सी है, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, 4 जने नहीं तो फिर भी मुझे गूगल फॉर्म में ये एजेंडा उठा के पूछेंगे, क्योंकि वो एक तो लेक्चर देखेंगे नहीं, सीधा हैंडआउट पढ़ेंगे, हैंडआउट भी पूरा तमीज से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो उधर भी ये सब दिया है, बट नो दे विल नॉट डू। एक और अल्टरनेटिव एग्जांपल मैं आपको दूं, यूपीएससी का प्रीलिम पास करते हो, फिर एक और फॉर्म भरना पड़ता है जिसको कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। वो मेंस एग्जाम के लिए यू हैव टू फिल अप वन मोर फॉर्म। अब उसमें आपसे 2 चीज मांगेगा, पहला कि तुम क्लास 10 का सर्टिफिकेट दो, और दूसरा कि तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो उसका हमको मार्कशीट दिखाओ। तो बाबू ना उधर भी झंडा उठाए कि देखो मैं तो कॉलेज ग्रेजुएट हूं, इसका मतलब कि मैंने तो क्लास 10 तो पास किया है ना, तो यूपीएससी मेरा क्लास 10 का सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है? तो यूपीएससी का दिमाग अलग चलता है, वो क्लास 10 सर्टिफिकेट से चेक करती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसमें लिखा रहता है सब। अब झंडे उठा सकते हैं, बट नहीं अपलोड करके निकाल देगा आपको, तो एक्सेप्ट करो भाई, सिंपल सी टॉपिक है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। सो दैट इज द आरबीआई और उसकी ये पूरी चीज। इसको थोड़ा और रिफाइन करके हम समझे तो कुछ ऐसा होगा, कोई भी बैंक होगी उसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनता है? लायबिलिटीज मतलब जो भी शेयर बॉन्ड डिपॉजिटर से उसने पैसा लिया जो उसने कभी रिटर्न करना है, प्लस प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स एसेट्स। अब इसको हम और एक्सपांड करें कि ये जो लायबिलिटी है उसमें क्या आएगा? शेयर्स के नाम पे बैंक ने जो पैसा उठाया है, बैंक ने मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करे, जनता से जो डिपॉजिट में पैसा लिया, ये सारा पैसा उसको रिटर्न करना है। सो दीस आर ऑल लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, प्लस बैंक का जो भी प्रॉफिट या लॉस है, या जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट माइनस लॉस करके जो शुद्ध बचा, इक्वल्स बैंक की एसेट्स। अब बैंक की एसेट में जो भी सीआरआर एसएलआर लोन्स वगैरह बहुत सब चीज होगी। अब कुछ लोग ये सब वर्ड्स क्या, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो भाई रुको तुम जरा सब्र करो, पिलर 1 से शेयर मार्केट तक पहुंचेंगे, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अब यहाँ पर आप समझो ये जो इक्वेशन है वो तो डेली चेंज होगा। अगर आप डे 1 को फोटो खींचोगे तो डे 1 पे तो क्या होगा? जीरो प्रॉफिट होगा, जब बैंक डे 1 को ऑपरेट शुरू करता है, डे 1 पे तो जीरो डिपॉजिट होगा, तो बाकी ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज। सो इट डिपेंड्स कि किस दिन आप फोटो खींच रहे हैं, उसकी हमको पीएचडी करने नहीं बैठ। आरबीआई बोल क्या रहा है? आरबीआई ये बोल रहा है कि तुम अगर ऐसी बैंक हो जिसका ये सब पेड अप कैपिटल इस तरफ से एंड रिजर्व, अब रिजर्व क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि कोई बुक वाले ने कुछ लिखा नहीं, पर हम ऐसा मान लीजिए सीआरआर की जो चीज है वो कुछ रखा हुआ है, वो मिनिमम 5 लाख रुपीस होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, जमाकर्ता के हितों की रक्षा करो। व्हेन आरबीआई इज सेटिस्फाइड दैट द बैंक इज डूइंग बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर्स, या क्या व्हेन द बैंकर इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, तो जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आरबीआई कहेगी नाउ यू आर अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब ये है कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में उस बैंक का नाम ऐड किया जाएगा कि अब से ये लोग भी शेड्यूल्ड बैंक हैं। सो शेड्यूल्ड बैंक गेट द स्टेटस फ्रॉम आरबीआई एक्ट। अब ऐसे जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो 2 जात के हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं जो प्रॉफिट उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जिनको शेड्यूल बैंक का लाइसेंस नहीं मिला उसको आप क्या कहोगे? कच्चा ड्राइवर है, तो मतलब नॉन शेड्यूल बैंक। अब नॉन शेड्यूल बैंक की 2 जाति होंगे ना भाई, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल सूरत में एक है अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक, तो अखंड आनंद कोऑपरेटिव नॉन शेड्यूल, क्योंकि या तो उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है, या तो फिर 5 लाख रुपए पर आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई तुम डिपॉजिटर का बेस्ट इंटरेस्ट को ऐसा काम नहीं कर। सो देयर कुड बी मेनी नॉन शेड्यूल बैंक्स आल्सो। प्रश्न इधर शेड्यूल बैंक होने का क्या फायदा है? आरबीआई की जो अलग-अलग विंडो है, रेपो, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसडीए, रिवर्स रेपो, वो सबको एक्सेस मिल जाती है। ऐसे बैंकों को फिर आरबीआई एजेंसी बैंक वाला काम भी दे सकता है। एजेंसी बैंक क्या मैंने आपको बताया, टैक्स कलेक्शन से लेके सैलरी पेंशन का काम। तो सोचो जितना पैसा अगर बैंक घुमाता है उस हिसाब से उसकी रीच बढ़ती है ना, तो ज्यादा उसका एक्सपेंशन हो जाता है। या बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जैसे हम लोग आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहां गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले, तो वो सारे काम आरबीआई उनसे करवाएगा, किसे? शेड्यूल बैंक से। ओके, सो नाउ सम मोर डिफरेंसेस कि ये जो शेड्यूल बैंक है और सामने जो नॉन शेड्यूल बैंक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सीआरआर तो लगता है कितना 4.5%, लेकिन सीआरआर का पैसा रखना किधर है? वेयर डू यू हैव टू कीप द सीआरआर मनी? तो जो शेड्यूल बैंक है जैसे एसबीआई एक्सिस वगैरह, उन्होंने ट्रक में पैसा भर के दे हैव टू डिपॉजिट सीआरआर मनी टू आरबीआई ऑफिस। शेड्यूल बैंक ने सीआरआर के जो पैसे हैं, अब सीआरआर क्या, कुछ लोग ये पूछेंगे तो भाई तुम लास्ट 5 लेक्चर करके आओ फिर आओ इधर सीधा, अभी एवेंजर्स की एंड गेम चल रही है तो वो सब मैं बता नहीं सकता आयरन मैन को सूट कैसे बनाया उसने, और तो सीआरआर का सारा पैसा बैंकर ने आरबीआई में सेंड करना होगा। नॉन शेड्यूल बैंक है जैसे सूरत का अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक, अब समझो ऐसी कुछ बैंक जो है कि जिसके पास 5 लाख का भी कुछ कैपिटल है, तो उसके पास अब डिपॉजिट भी क्या 20,000 की डिपॉजिट होगी, अब उसका 4.5% क्या आएगा आप सोचो। तो आरबीआई कहेगा ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास, बट किसी को लोन में मत देना, तुमने अपनी बैंक में कहीं पर लॉक करके रखो। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स उन्होंने भी सीआरआर तो मेंटेन करना पड़ेगा 4.5, बट दे हैव टू मेंटेन इट इनसाइड देयर ओन ऑफिस और वॉल्ट। वो किसी को लोन में नहीं दे सकते, कहीं यूज नहीं कर सकते, पर अपनी ऑफिस में रखना होगा, आरबीआई को ट्रक भर के सेंड नहीं करना है। तो ये जब 2000-5000 की रकम उसका क्या हिसाब लिखना, रसीद सामने बना के देनी पड़े आरबीआई में, उसको और भी काम होते हैं। सो ही विल नॉट वेस्ट टाइम, तुम रखो अपने पास। नेक्स्ट, ये जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई के अलग-अलग विंडो जैसे एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसके नीचे रेपो रेट, पर वो सब खेल वो कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल टू बोरो एंड डिपॉजिट फंड्स इनटू आरबीआई विंडोज। वो क्या था, वो लास्ट वीक हमने पार्ट लेक्चर में समझ लिया, एमएसएफ पहले क्या था। जो नॉन शेड्यूल बैंक है जैसे अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक, उसको भी रेपो लोन मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन। रिजर्व बैंक का विवेक है भाई, ठीक लगे तो आ भी सकते हो ना, निकाल देगा, नहीं देगा तुझे। सो दैट इज शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब जो कि पूरी 5 लाख में अटक जाएगी, तो मैंने आपको बताया आरबीआई एक्ट के अंदर दिया है, उस हिसाब से हमने पढ़ा। आपको लगता है तो आप प्राइम मिनिस्टर को लिखो कि आरबीआई एक्ट चेंज करें। तो बात तो इतनी सी है, इसको खींचो तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन विद सम 4-5 पेजेस, आगे बढ़ो। अब जब हम आगे बढ़े तो नाउ वी लर्न अबाउट द नेशनलाइज्ड बैंक्स, राष्ट्रीयकृत बैंक। आजादी के आसपास मतलब 1947, उसका कुछ साल पीछे कुछ साल आगे का जमाना है। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वगैरह बहुत सारे बैंक थे। सारी लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी याद नहीं रखनी, लोकेशन भी याद नहीं रखनी, लेकिन आप प्लेसमेंट देखो, ज्यादातर ये जो बैंक है वो कहां पर है? सेंट्रल इंडिया में है? नहीं, ये सारे बैंक कहां पर है? कोस्टल रीजन में है, क्योंकि स्वाभाविक उधर से तो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता होगा, तो उधर जितने व्यापारी थे उनको लोन चाहिए, उसके लिए वो खेल करते थे। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जहां पर भी बैंकिंग सेक्टर ज्यादा डेवलप होता है
वो स्टेट भी उतना ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि वहाँ सब लोगों को लोन मिल रहा है, वो बिजनेस कर रहे हैं, किसी को जॉब दे रहे हैं, जिसको जॉब मिला वो और शॉपिंग कर रहा है, जिससे और लोगों को काम मिल रहा है वगैरह। सो यू थिंक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, झारखंड के अंदर इतना डेवलपमेंट अच्छा क्यों नहीं हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं था। क्या आगे बढ़ते, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 1948 में हमने देखा कि उससे पहले गवर्नमेंट के पास हार्डली 4.4% ओनरशिप थी आरबीआई की, फिर आरबीआई की सारी मालिकी उन्होंने अपने हाथ में टेक ओवर कर ली। 1955 में इंपीरियल बैंक, जिसके अंदर जो भी यूरोपियन की शेयर होल्डिंग थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी टेक ओवर करके बोलिए अब से इसको बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ईयर याद रखना है, यस 1955। उसी के आसपास 55-56 में गवर्नमेंट ने पाया कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सब नेपोटिज्म चल रहा है, स्कैम हो रहे हैं, गरीबों की मदद नहीं करे, तो गवर्नमेंट ने इतनी जितनी 100 से ज्यादा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी सबको टेक ओवर कर लिया और उन सबको कंबाइन करके बोलिए अब से है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी। एलआईसी के बारे में हम लोग पिलर 1 डी में पढ़ेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते 1969, तब तक जो भी इंदिरा गांधी वगैरह की सरकार होगी तो उन्होंने देखा कि और भी ये जो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसका मालिक यूरोपियन या भारत के राजा रजवाड़े थे, मर्चेंट्स एंड प्रिंसली किंग्स एंड क्वींस। तो गवर्नमेंट ने बोला एक लिस्ट बनाते हैं कि जो भी बैंक है क्या उसमें पब्लिक की टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो पता चला पंजाब नेशनल बैंक में 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इंदिरा गांधी कि इन सबको नेशनलाइज कर दो, मतलब इन सबकी गवर्नमेंट ओनरशिप अपने हाथ में ले लेगी, तो इन सबको नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक है। यस, अब सोचो उस जमाने में कुछ ऐसे भी तो बैंक हो गए कि जिनके पास मान लीजिए हो सकता है सिर्फ 10 लाख की डिपॉजिट हो, फॉर एग्जांपल कैथोलिक सीरियन बैंक, रत्नाकर बैंक वगैरह। तो ऐसे बैंकों को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज नहीं किया, उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं ली, तो मतलब ये क्या हुए प्राइवेट बैंक्स। और इनको हम कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि अभी नए भी हैं, यस बैंक है, कोटक बैंक है, तो उसको हम क्या कहेंगे न्यू प्राइवेट बैंक। तो मतलब ये पुराने जो कैथोलिक सीरियन बैंक है, रत्नाकर, उसको क्या कहेंगे, दे आर ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि पुराने जमाने से उनका किसी ने नेशनलाइजेशन नहीं किया। राइट, तो 48 49 में आरबीआई, 55 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन, फिर 55 के आसपास ही एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन, फिर बाकी जो बड़े बड़े बैंक थे उनका 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन। उसके बाद 1980 में कुछ और दूसरे बैंकों को आइडेंटिफाई किया कि जहां पर 200 करोड़ या ज्यादा डिपॉजिट पब्लिक की पड़ी थी, तो उसमें कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वगैरह ऐसे 6 बैंकों को और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। सो नेशनलाइजेशन वाज डन इन मल्टीपल राउंड्स पैरेलली। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है एलआईसी, उसी तरह बाकी जो चीजें होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, बिजनेस के जो भी फैक्ट्री इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वो सब के लिए दूसरी कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां थी, सब नेपोटिज्म स्कैम हो रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको भी टेक ओवर कर दिया, वो 70 के आसपास, 72 के आसपास हुआ। एग्जैक्ट ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने कुछ बार पूछी है तो पता होना ये सीक्वेंस में काम हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ताकि तुरंत आपको लगना सरकारी बैंक, मतलब आप जानते हो कौन सी में जाके दिमाग में आए। लेकिन जब आप मेन आंसर राइटिंग कर रहे हो या निबंध में लिख रहे हो तो प्रॉपर टर्म यूज करना है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एसबीआई क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी क्या पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सो वी लर्न अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब नया चल रहा है कि ऐसा सब करके बहुत सारे बैंक बन गए हैं तो उन सबको मर्ज करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, ऐसा कुछ नया काम हो रहा है, इसे समझते हैं। आजकल बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर हो रहा है कि जैसे विजया बैंक, देना बैंक, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे यूपीआई बैंक थी जो गवर्नमेंट ओन बैंक थी, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया प्राइवेट पार्टीज को, तो अब से आप उसको बोलते हैं एक्सिस बैंक। तो कुछ गवर्नमेंट ओन बैंक्स का मर्जर हो रहा है, कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये दोनों चीज को कंबाइन करो तो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण। मतलब जो रायता फैलाओ, सपोज कि भारत में 22 पब्लिक सेक्टर बैंक हो और गवर्नमेंट ने इसको समेटना है, इस रायते को मतलब कंसोलिडेट करना है, तब से हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आगे ऐसा टारगेट है कि सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक होने चाहिए, तो बाकी जितने इधर उधर के बैंक है या तो उसको मर्ज कर दो या तो उसको प्राइवेटाइज कर दो, दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको हम समझते देखिए, एग्जांपल मैंने बहुत सब दिए हैंडआउट में, वो सुकून से पढ़ना, खासकर अगर आप ये बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई ऑफिसर एग्जाम वगैरह की बोले तो और सुकून से पढ़ना, अदरवाइज सारी चीजें बहुत याद नहीं रहे तो चिंता भी करनी नहीं है। लेकिन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म मर्जर। जैसे देना बैंक है सरकारी बैंक है, विजया बैंक वो भी सरकारी बैंक, पर आप फोटो देख के समझ वो बहुत कमजोर है। बाहुबली के अंदर वो जो था बिजल देव ऐसा हाथ वाला, उसकी डायलॉग थी कि बलवान को और बलवान करो, वही नीति है, यू मेक द स्ट्रांग पर्सन मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज द पॉलिटिक्स और व्हाट इज गवर्नेंस। तो इधर भी ऐसा कि ये तो कमजोर है ना, तो इसको क्यों रखना है, इन सबको कंबाइन कर दो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पहले से पावरफुल है उसको और पावरफुल कर देंगे, तो इस चीज को हम कहते हैं मर्जर। मर्जर से होता क्या है कि देना बैंक, विजया बैंक के जितने भी कस्टमर थे, जितना स्टाफ था, जितने डिपॉजिट थे, लोन्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट और ओनरशिप बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चला जाएगा। तो मर्जर के बाद क्या होगा, ये जो देना बैंक, विजया बैंक, उसका अस्तित्व चला गया, उसका यूनिफॉर्म लोगो स्टाफ वो सब अब नहीं है, वो सबको अब यूनिफॉर्म पहना दिया तुम आज से बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसमें भी होगा बहुत सारा डुप्लीकेट काम है वो बंद हो जाएगा। सपोज एक ही सिटी के अंदर देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के 3 एटीएम पास पास में, तो हो सकता है 2 को बंद कर दे, सिर्फ एक रखे, तो क्या होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। तो ब्रांच एटीएम, सर्वर, स्टाफ सिक्योरिटी, उसमें बहुत सारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट सेविंग का स्कोप रहता है। ताकि तो बहुत बेस्ट है, ये करना चाहिए। पर सामने कुछ नेगेटिव आर्गुमेंट भी है। जो पुरानी बैंक होगी, कौन सी, विजया बैंक, देना बैंक, उसके सब स्टाफ मेंबर विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि अब अगर ऐसा मर्जर होता है तो हम अपनी बैंक में तो राजा थे, सीनियर थे, अब नया बैंक में भेजा, उसमें तो ऑलरेडी उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ऑफिसर है, तो हमारी सीनियरिटी का क्या, हमारे प्रमोशन ट्रांसफर वो सब का क्या होगा। सो देयर आर सम कंसर्न्स। गवर्नमेंट उसको एड्रेस कैसे कर रही है, वी विल गिव यू वीआरएस। वीआरएस क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस, स्वैच्छिक निवृत्ति योजना बैंक कर्मियों के लिए। सपोज बैंक में ऑफिसर की रिटायरमेंट एज 60, मुझे नहीं पता मैं तो कैसे बोला। अब क्या हो रहा है अपन कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक सब मर्ज हो गया, तो अपने पास 3 मैनेजर हो गए, जबकि मान लीजिए ब्रांच अब एक ही बचा, बाकी 2 को भी हमने बंद कर दिया, तो 3 मैनेजर की जरूरत नहीं। तो यू नाउ डू नॉट रिक्वायर लार्ज स्टाफ, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको हटाना पड़े। कैसे हटाओगे, बैंक उस स्टाफ को ऑफर करेगा कि सपोज वो मैनेजर की एज हो 55 ईयर्स और उसको रिटायर होना है 60 पे, तो बैंक उसको कहे भाई आप खुद से छोड़ दो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो तुम, और हम उसके बदले आपको सपोज 30 लाख रुपीस देंगे और बाकी 20 लाख रुपए का लोन देंगे और तुम जाके कुछ बिजनेस करो, हम तुमको स्किल ट्रेनिंग भी दे देंगे। ऐसा करके उसे पीछा छुड़ा लिया जाए, उस चीज को आप क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मतलब बिफोर द रिटायरमेंट एज द बैंक और गवर्नमेंट विल पे सम लमसम मनी कि आप ले लो और निकलो इधर से, वी डू नॉट। और पिस्तौल नहीं दिखा रहा, वॉलंटरी है कि आपको ठीक लगता है आप छोड़ के चले जाओ, इतना पैसा हम आपको देंगे। अब कुछ लोग कहीं इसमें पूरी डिटेल में पीएचडी पंचायत करो, तो मेरा जवाब अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन सब्जेक्ट है तो उसके पेपर 1 में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में करो पीएचडी, इधर अपने को कोई काम नहीं, आगे बढ़ो। कमिंग बैक, हम लोग क्या समझे, मर्जर, वो देखा विजया बैंक, देना बैंक, उन सबको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया, ये तो समझिए। फिर दूसरा काम हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक सरकारी बैंक थी यूटीआई बैंक, फिर उसमें कुछ कांड हुए, केतन पारेख किसने कुछ किया,
और फिर गवर्नमेंट ने कि अब इसको चलाना मुश्किल है, इसको अब बेच देते हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टर को सेल कर दिया। इस चीज को हम कहते हैं एक्सिस बैंक। ऐसे एक और भी एग्जांपल है आईडीबीआई बैंक, उसको भी गवर्नमेंट ऐसे धीरे धीरे सेल कर, तो इस चीज को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ज्यादा डिटेल्स हैंडआउट में सुकून से देना। तो मर्जर हो गया, कुछ गवर्नमेंट सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, कलेक्टिवली इस चीज को हम क्या कहते हैं कंसोलिडेशन। इससे क्या होगा कि मान लीजिए पहले 22 बैंक थे सरकारी बैंक, अब बचे होंगे मान लीजिए 12 बैंक, फ्यूचर में बचेंगे सिर्फ 4 बैंक, ऐसा गवर्नमेंट का सोच है। प्रश्न ये सब जो डिसीजन लेता है कौन लेता है? तो जवाब है गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल बनाई। अब वो नाम याद रखना जरूरी, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर की पैनल डिसीजन लेती। क्या समझो, विजया बैंक और देना बैंक कोई बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों मर्ज किया, दूसरी कोई और बैंक का नाम क्यों नहीं लिया, वो उनको डिसीजन लेना है, वो फाइल देखेंगे क्या पर क्या ऑप्टिमाइजेशन है। और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो आगे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी लिखा पड़ी फाइल में करनी है वो करके चीज को खत्म करेंगे। अब कुछ लोग झंडा इधर भी उठाते हैं, उनका ये कहना है कि देखो तुमने ये कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई सब कमजोर बैंकों का मर्जर करती है। लेट मी गो बैक एंड शो यू। इधर जो हमने देखा कि 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, भाई उससे पहले बाहुबली नहीं था, कमजोर था, फिर आरबीआई खुद बाहुबली बना, जिसमें आरबीआई को सब पावर मिले कि बैंकों को लाइसेंस दो, ब्रांच खोलने की परमिशन, ऐसे चीज होनी चाहिए। उसी में और भी पावर है ना, फोर्स द एलिमिनेशन और मर्जर ऑफ वीक बैंक्स। तो ये तो आरबीआई का पावर, और मैं आपको क्या बोला हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसका ओनर सरकार खुद है, तो वो डिसीजन ले सकता है ना कि क्या करना है। एक जो अगर ओनर है तो वो तो अपने दो एंटिटीज को मर्ज कर सकता है। मुकेश अंबानी की इच्छा हो कि जियो कंपनी अलग रखनी है और रिलायंस अलग रखनी है, तो ऐसा रख सकता है। उसकी इच्छा में जियो और रिलायंस को मर्ज करके एक ही नाम रखना है, रिलायंस जियो या जो, तो दैट इज हिज चॉइस। सो बिकॉज़ गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, दे कैन आल्सो डू इट। हाउएवर मान लीजिए कांड हो जाता विजय बैंक देना बैंक के अंदर, तो आरबीआई भी ये कर सकता था, पर आरबीआई अलग सिचुएशन में करेगा, इस वाले में नहीं। तो कुल मिला के आज की तारीख में कितने सरकारी बैंक है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, और उसके अंदर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काउंट करें तो देयर आर सम 13 सरकारी बैंक है। लेकिन ये आप कल सुबह बदल भी सकते हैं, टुमारो मॉर्निंग उन्होंने हमसे 4 ही हैं और ये सब स्पेशल सेशन बुला के जिस प्रकार से अलग अलग काम होते, तो ये भी हो सकता है। सो विल नॉट वेस्ट टाइम कि कितने बैंक है, सब 10-12 हैं अभी सरकारी बैंक, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो दैट इज वन थिंग। अब हमारा आगे का प्रश्न है कि भाई हाँ 12 गवर्नमेंट बैंक हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक को क्यों अलाउ किया, यस बैंक, आईसीआईसीआई सबको क्यों अलाउ किया? सो दैट इज द न्यू टॉपिक, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण, तो सरकारी बैंक बने, गवर्नमेंट ओन बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, बट इट क्रिएटेड न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हड़ताल है, आज हड़ताल है, तो हड़ताल की एक तो तकलीफ, फिर स्कैम्स, बिजनेसमैन मिनिस्टर का नेक्सस चलता, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको रिफॉर्म कैसे करें, तो कमेटी बनाएंगे, एम नरसिम्हम कमेटी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ये कमेटी 2 बार बनती है, पहली बार बनती है 1991 में, दूसरी बार बनती है 1997 में। नरसिम्हम के अलावा भी और ऐसी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी बनी थी, रघुराम राजन की कमेटी, पीजे नायक कमेटी, पर वो इतनी हिस्टोरिक फेमस नहीं है। फेमस सबसे कौन है? नरसिम्हम। नरसिम्हम ने ये कहा कि रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब अगर एसबीआई के अंदर 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 60% रखनी चाहिए। इससे फायदा क्या? 40% ओनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाए, तो मुकेश अंबानी, अदानी वो भी अपने लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा सकते हैं, और फिर प्रोफेशनल डिसीजन होंगे, सिर्फ पॉलिटिकल और इलेक्टोरल और चुनाव जीतने के लिए जो डिसीजन ले, ऐसे डिसीजन ना हो, प्रोफेशनली काम। रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल का एक और भी इंटरप्रिटेशन है कि कुछ सरकारी बैंकों को बेच दो, जैसे एक्सिस बैंक का हो गया, आईडीबीआई बैंक का हो गया, प्राइवेटाइजेशन कर दो, गवर्नमेंट का कंट्रोल रिड्यूस करो। दूसरा उसने कहा ब्रांच एक्सपांशन को लिबरल कर दो। पहले ये होता था कि जितनी भी ब्रांच खोले तो किधर खोलनी है, तो भाई कौन मिनिस्टर है उसके हिसाब से जो भी हमें किराए वाली में खोलनी। नरसिम्हम सेठ ने ये सब प्रोफेशनल डिसीजन हुआ, ये नहीं कि तुम्हारा इलेक्शन का कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है। तो आरबीआई ने सिर्फ ये कहा आपसे कोई भी बैंक है उसके 25% ब्रांच रूरल एरिया में, गांव में होनी चाहिए, बाकी 75% ब्रांच वो बैंक को किधर खोलने, अमेठी में खोलने, रायबरेली में खोलने, वाराणसी में खोलने, बैंक की मर्जी है, मिनिस्टर या आरबीआई का उसमें कोई दखल नहीं। तो बैंक का नाउ फ्री टू ओपन देयर ब्रांचेस एनीवेयर प्रोवाइडेड दैट 75 एनीवेयर एंड बाकी 25 रूरल एरिया में होनी चाहिए। तीसरा रिफॉर्म नरसिम्हम ने कहा अलाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब यस बैंक वगैरह को अलाउ करो। चौथा उसने कहा कि भारत के अंदर फॉरेन बैंक्स को भी अपनी ब्रांच खोलने दो। सो दीस आर द नोटेबल रिफॉर्म सजेस्टेड बाय नरसिम्हम, और इन सब पे धीरे धीरे अमल हुआ है, ऑल ऑफ देम गॉट इंप्लीमेंटेड। तब हम बात करते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स। न्यू मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप समझो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स भी थे ना, कैथोलिक बैंक, रत्नाकर बैंक, वो सब ओल्ड है, तब ये नए हैं। नए जो बैंक आए वो 3 राउंड में आए। फर्स्ट राउंड जो 90s में चला, आईसीआईसीआई, एक्सिस, मतलब वो यूटीआई था पहले, फिर वो एक्सिस बनता है वगैरह, फिर आईडीबीआई, एचडीएफसी, इंडस, डीसीबी, नाम याद नहीं रखने, दो चार जो याद है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। सेकंड राउंड हुआ 2001 में, उसमें कोटक महिंद्रा और यस बैंक को लाइसेंस मिले। फिर थर्ड राउंड हुआ 2013 में, उसमें 2 और बैंकों को लाइसेंस मिले, बंधन और आईडीएफसी। एक और भी थी भारतीय महिला बैंक, लेकिन वो फिर बंद हो गई, तो उसकी हम चर्चा में नहीं जाएंगे, वो करते बट नाउ इट इज वेरी ओल्ड न्यूज़, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम देयर। तो ये धीरे धीरे सब काम होते हैं, इसमें भी जनरल नॉलेज है सब, लेकिन अपनी एग्जाम के लिए उतना काम करें। अब कुछ लोग इधर भी झंडा उठाते हैं, उनका ये कहना है कि देखो तुम ये बोल रहे हो यूटीआई, अगर वो 1993 में बैंक बना, पर वो तो तब तो गवर्नमेंट ओन था ना। आई एग्री विद यू, पर प्रेजेंट स्टेटस क्या है? एक्सिस, जो कि प्राइवेट सेक्टर है। तो ये सबका जन्म क्या है, उसका मतलब लीनिएज क्या है? तो लीनिएज तो 90 वाला वन भी 93 में उसके जो भी वो पैदा हुआ था, और अभी वही है। जो जवान का ओल्ड शाहरुख खान है, वही जवान का न्यू शाहरुख खान है, ऐसी बात है। एनीवेज, नाउ ये जितनी लाइसेंस के 3 स्टेज में अलग अलग बैंक बने, तो इसमें डेडलाइंस हुआ करती थी कि फॉर एग्जांपल जो थर्ड राउंड हुआ जिसमें ये बंधन, आईडीएफसी वगैरह को लाइसेंस मिला, उसमें ऐसा था कि लास्ट डेट टू अप्लाई वाज 1 जुलाई 2013। उसके बाद आरबीआई ने प्रोसेस किया और बंधन और आईडीएफसी दो बैंकों को लाइसेंस मिले। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इफ यू वांट टू ओपन अ बैंक, देन यू हैव टू वेट फॉर आरबीआई नोटिफिकेशन। मतलब आप समझ आपके मुझे आज क्या आईएएस बनना है, आप नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तो भाई फरवरी में आएगा ना, तभी तुम नहीं बन सकते। इट इज नॉट लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कल सुबह उठ के आप ले सकते हैं अगर आपकी एज और आपको ड्राइविंग आता है, बट फॉर यूपीएससी और आरबीआई यू हैव टू वेट फॉर नोटिफिकेशन। तो ऐसी जो प्रोसेस उसका क्या स्टार्ट एंड स्टॉप, ये तारीख को चालू हुआ, ये तारीख को बंद हुआ। 2016 ऑनवर्ड्स आरबीआई ने ये कहा कि नहीं, अब से बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलना है तो उसको भी हम ड्राइविंग लाइसेंस जैसा लिबरल कर लेते हैं कि देयर इज नो डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन। आप जब भी चाहे मुंह उठा के आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है कि फरवरी के नोटिफिकेशन का वेट करना है। व्हेनेवर यू वांट यू कैन कम एंड अप्लाई। पर मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि शर्त है मिनिमम 500 करोड़ कैपिटल चाहिए और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पूरी सिस्टम क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लेट मी गो बैक, ये स्लाइड आई एम गिविंग यू 40 सेकंड, इसको रिकैप करो, आपको सब खेल पता चले।
और तो रतन टाटा की इच्छा हुई मुझे बैंक खोलना है, तो क्या उसने फरवरी 2024 के नोटिफिकेशन का वेट करना? जवाब है नहीं। उनकी मर्जी, कल सुबह जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑन टैप प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइसेंसिंग मैकेनिज्म। ऑन टैप मतलब क्या? नल खुला पानी है, तुम्हारी इच्छा हुई तुम जाके अप्लाई कर लो, आपको शर्त है 500 करोड़ कैपिटल एंड एक्सपीरियंस, बट दैट इज द सिस्टम। इसको हम कहते हैं ऑन टैप मैकेनिज्म। मतलब 2016 ऑनवर्ड्स ऑन टैप मैकेनिज्म है। देयर इज नो डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, कल सुबह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, शर्त है कि आपके पास अब कैपिटल और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने अब तक देखा क्या? बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर जैसे विजया बैंक, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला, या प्राइवेटाइजेशन जैसे यूके का एक्सिस बनाया, वो क्यों हुआ। फिर हमने देखा एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, 3 राउंड के अंदर ये यस बैंक को तक नहीं मिला, वो सब है। चौथा एक टॉपिक है, शुड वी अलाउ अदानी, अंबानी, टाटा वगैरह टू ओपन प्राइवेट बैंक्स। वो ओपिनियन टाइप क्वेश्चन है, उसको मैंने मेंस में शिफ्ट कर दिया, तो वो दिवाली के बाद उसको देखें। प्रीलिम में उसका कुछ काम नहीं, वैसे भी वो टॉपिक भी ठंडा हो गया है, इट हैज बिकम फेडेड, तो न्यूज़ में इतना है, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट प्रेजेंट। आगे का मुद्दा है, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? बैंक्स, बैंकों में कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के अंदर भी पब्लिक सेक्टर बैंक देख लिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी देख लिया। तीसरा मुद्दा है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक का मतलब क्या है? आपके फॉरेन बैंक जिसका ओनर फॉरेन होगा वो फॉरेन बैंक है। तब गौर करो, एक्सिस बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताऊं, उसके अंदर इंडियन प्रमोटर्स, मतलब जो उसके शुरुआत के बनाने वाले लोग थे, गवर्नमेंट मतलब यूटीआई, एलआईसी वगैरह की छोटी मोटी शेयर होल्डिंग अभी जो बची हार्डली 16%, उन सबको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रमोटर मतलब जिन्होंने उस कंपनी को शुरुआत कराई थी। उसके बाद बाकी इंडियन इन्वेस्टर, मेरे आपके जैसे लोग, उनके पास 27% शेयर होल्डिंग, एंड रेस्ट ऑफ द 57% शेयर होल्डिंग वो तो भाई विदेशियों के पास है, फॉरेनर्स के पास है। तो प्रश्न ये होता है एक्सिस बैंक इंडियन बैंक है कि फॉरेन बैंक है? तो जवाब है एक्सिस बैंक इंडियन बैंक है। वो इसलिए कि इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन इंडिया, इसका जन्म भारत में हुआ, तो ये भारतीय बैंक है। इसकी प्रेजेंट शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स के पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज द रूल, इफ द बैंक वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन इंडिया देन इट इज अ इंडियन बैंक। आप कहते हो फिर फॉरेनर्स ने इसमें कैसे इन्वेस्ट कर लिया? तो जवाब है हाँ, विदेशी लोग भारत के बैंकों के शेयर खरीद सकते हैं। यस, फॉरेनर्स कैन बाय शेयर्स ऑफ इंडियन बैंक्स। हालांकि उसमें कुछ लिमिट्स है कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो जैसे एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें मैक्सिमम फॉरेनर 20% ही शेयर होल्डिंग खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जैसे एक्सिस, तो उसमें अप टू 49% वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन खरीद सकते हैं। बियॉन्ड 49% ऑल्सो दे कैन डू, उसके लिए उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, और गवर्नमेंट परमिशन से अप टू 74% तक की शेयर होल्डिंग भी फॉरेनर्स इंडियन बैंक्स की खरीद सकते हैं। इसके बारे में थर्ड पिलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग और सुकून से पढ़ेंगे। तो प्रश्न ये होता है कि इंडियन बैंक क्या है? तो इंडियन बैंक क्या है? जिसका जन्म या पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है। इफ द बैंक वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन इंडिया बाय रजिस्टरिंग इन इंडियन कंपनी एक्ट देन इट इज एन इंडियन बैंक। इट डजंट मैटर अभी मेजॉरिटी उसका शेयर होल्डर फॉरेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, तो फिर फॉरेन बैंक क्या है? अब लॉजिक लगाओ, भारत में पैदा हुआ तो इंडियन बैंक है, तो सिंगापुर में पैदा हुआ तो अपने लिए फॉरेन बैंक है, टेक्सास में पैदा हुआ तो अमेरिका का वो बैंक भारत के लिए फॉरेन बैंक है। सो दे आर इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ, जैसे सिंगापुर के अंदर, यूएस टेक्सास के अंदर, एंड देन वो भारत के अंदर आके अपनी ब्रांच खोले, सब्सिडियरी कंपनी खोले, उन सबको हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी वगैरह बहुत सब। अब यहाँ पर क्या आरबीआई किसी को भी फॉरेन पार्टी को इंडिया में बैंक का ब्रांच खोलने देगा? जब उसके अंदर ऐसी बात है कि सपोज अमेरिका ये कहे कि वी विल अलाउ इंडियन बैंक्स टू ओपन ब्रांचेस इन यूएसए। अमेरिका अगर भारत की बैंकों को उधर अपनी ऑफिस खोलने दे, तो इंडिया कहेगा ठीक है, रेसिप्रोकल, मतलब आप जैसा करोगे हम ऐसा मिरर करेंगे कि हम भी विल अलाउ अमेरिकन बैंक्स टू ओपन ऑफिस इन इंडिया। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर नॉर्थ कोरिया ये कहे कि नहीं हम इंडियन बैंक को नॉर्थ कोरिया में ऑफिस नहीं खोलने देंगे, तो हमारा स्टैंड क्या? हाँ तो ठीक है, हम भी नॉर्थ कोरियन बैंक को इंडिया में ऑफिस नहीं खोलने देंगे, कॉमन सेंस। सो वी आर डन विद पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स। इसके बाद मुद्दे आते हैं रीजनल रूरल बैंक क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या, पेमेंट बैंक क्या, पेटीएम क्या है, वो सब देखना है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा, मतलब एसबीआई देख लो, एक्सिस देख लो, कुछ भी, वो सबको हम कहेंगे दे आर यूनिवर्सल बैंक्स, मतलब वो सब जगह दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर या प्रेजेंट एनीवेयर। सपोज एसबीआई, आईसीआईसीआई, तो पूरे इंडिया में उनके ब्रांच है। आपको कुछ रूल्स हैं कि भाई 25% ब्रांचेस रूरल एरिया में, बाकी 75 उसकी मर्जी जब जगह खोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड टेक द केस ऑफ पूर्वांचल बैंक। पूर्वांचल बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है, तो इसका मतलब क्या? उस पे कुछ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, भौगोलिक सीमाएं, कि भाई आप रीजनल रूरल बैंक है तो पूर्वांचल मतलब ये यूपी के इतने एरिया में आपको ब्रांच खोलनी, उसके बाद जाके कश्मीर में जाके आपको खोलने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे बैंकों को आप क्या कहोगे? दे आर नॉट यूनिवर्सल, हर जगह तो है नहीं, तो उनको क्या है? डिफरेंशियल बैंक्स। मतलब डिफरेंशियल बैंक में जैसे आते हैं लोकल एरिया बैंक, उन पे रिस्ट्रिक्शन है कि सपोज पंजाब में खोलना है, उसके ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाना है, या रीजनल रूरल बैंक आपने इतने डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं काम करना है। सो दे आर डिफरेंशियल बैंक्स, दे हैव सम ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा, अगर आप एसबीआई एक्सिस को कहो मैं आपको 500 करोड़ का डिपॉजिट देना है, दे विल एक्सेप्ट इट। वो आपसे टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब क्या लास्ट 5 लेक्चर में हमने देखा है। तो यूनिवर्सल बैंक तो सारा पैसा आपसे ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, उन पे शर्तें कि वो किसी एक आदमी से 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते। वन अकाउंट नॉट मोर देन 2 लाख रुपए बैलेंस, तो 500 करोड़ लेके जाएंगे वो मना कर देगा। तो यानी वो यूनिवर्सल बैंक नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? दे आर डिफरेंट, तो डिफरेंशियल बैंक। आगे, अगर आप एसबीआई एक्सिस को कहो कि तुम किसी को लोन दे सकते हो, तो हाँ वी कैन गिव लोन टू एनीवन। आपको शर्त है कि 40% ऑफ द लोन्स मस्ट गो टू प्राइवेट सेक्टर, वो क्या था लास्ट 5 लेक्चर में देखा। ऑन द अदर हैंड अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक को पूछो कैन यू गिव लोन्स, तो वो कहेगा नहीं, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन्स, तो वो क्या हो गया? अलग है, डिफरेंशियल बैंक। अब कुछ लोग उधर ही जंडा उठाते हैं, पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक लोन देता है, रोज मेरे को स्पैम आता है। तो मित्रों, पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स। वो जो आपको लोन दे रहा है वो ऐसी बात है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, वो फेडरल बैंक और दूसरी कमर्शियल बैंक के एजेंट या दलाल के रूप में उन बैंकों के लोन आपको कनेक्ट करवा रहा है, और बीच में उसको थोड़ा कमीशन मिलता है, बिकॉज दैट इज द रूल मेड बाय आरबीआई। आप सुकून से उसकी वेबसाइट पे देखो, डज पेटीएम पेमेंट बैंक ऑफर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, तो जब एज पर द लाइसेंसिंग गाइडलाइंस फॉर पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक कैन नॉट ऑफर लोन्स। खुद का नहीं दे रहा, वो तो दूसरा का एजेंट बन के उसका माल आपको चिपका रहा है। तो मतलब कि वो यूनिवर्सल बैंक नहीं हुआ, वो उस पर कुछ पाबंदी है, दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, सो दे आर डिफरेंशियल बैंक्स। सिमिलरली सो पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन्स। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके ऊपर और सकती होती है कि 75% लोन्स मस्ट गो टू प्राइवेट सेक्टर वगैरह। ऑलराइट, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? बैंक्स, कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर डन, प्राइवेट सेक्टर डन, फॉरेन बैंक्स डन। अब जो हम बात करेंगे वो ऐसे बैंक है जो थोड़े अलग हैं, मतलब डिफरेंशियल बैंक्स, जहां पर हमको समझना है रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, ये 4 चीजें हमको समझनी। ये अलग कैसे हैं? बिकॉज दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं कर सकते जैसे रीजनल रूरल बैंक, डिपॉजिट कितना ले सकते हैं उस पे लिमिट्स हैं, लोन दे सकते हैं कि नहीं उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। ये जो नरसिम्हम है
उसको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अलग अलग बहुत सारी कमिटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स बताए जिस हिसाब से अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री चलती है। 1970s में उसने एक कमिटी का बॉस था, कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब गरीबों को सब बैंक फैसिलिटी मिले, ऐसा सब। तब उसने ये कहा कि हमें आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स बनाने चाहिए। अब समझो, एक तरफ क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, दूसरी तरफ होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, वो क्या है अभी आगे देखेंगे। इन दोनों के बीच का हाइब्रिड जैसी जो चीज है उसको कहा गया रीजनल रूरल बैंक। ये ऐसी बात है कि एक तरफ है फिल्म, दूसरी तरफ है टीवी सीरियल, और उन दोनों के बीच क्या है वेब सीरीज की, जहां पर दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको मिले। सो देयर आर सम रीजनल रूरल बैंक्स। वो किसने दिमाग लगाया था? नरसिम्हा ने। फिर सेम नरसिम्हा की 1991 में कमिटी बनती है बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म के लिए। तब उसने रिफॉर्म बताया कि प्राइवेट बैंक फॉरेन बैंक्स को इंडिया में अलाउ करो। सेम नरसिम्हा की 1997 में कमिटी बनती है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कमिटी नंबर 2, दूसरे नंबर। तब उसने कहा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक बनाओ जिससे ये जो भी अभी वीजा मास्टर कार्ड पेटीएम सब रेगुलेट होता है। फिर लोन रिकवरी के लिए कानून बना तो सरफाई सी बनता है, वो क्या दिया आफ्टर टुमारो, परसों उसको देखेंगे। सो दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद नरसिम्हा। फिर अभी अपना मुद्दा है कि आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स क्या है। उसका एक उदाहरण सिर्फ दिमाग में याद रखो, पूर्वांचल बैंक जिसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर। तो नाम से पूर्वांचल मतलब पूरा यूपी भी नहीं, उसका सिलेक्टेड एरिया में ऑपरेट करेंगे, गोरखपुर के आसपास जो एरिया। ऑन द अदर हैंड आप देखो एसबीआई और एक्सिस, जिसको हम यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स। तो क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक लागू होता है? यस। क्या पूर्वांचल बैंक पे लगता है? हाँ। एडिशनली पूर्वांचल बैंक पे एक और एक लगता है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, जो 1976 में बना। क्या सीआरआरएसएल सब लगता है? जवाब है यस, और इन पे भी लगता है यस। हालांकि मैंने पूछता डाले, उसका मतलब क्या, देयर में भी सम डिफरेंस लेफ्ट, हो सकता है एसबीआई पर 18% लगता हो, इस पर 16 लगता हो। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर आई डू नॉट नो, और हम उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लगते हैं? यस। नॉर्मल बैंक पे लगते हैं 40%, आरआरबी के ऊपर लगते हैं 75%। ऊपर से एक और शर्त है कि सपोज उस एरिया में और कोऑपरेटिव बैंक चलते हो, सहकारी बैंक, अगर वो लोन दे रहे हो सपोज 18% इंटरेस्ट पे, तो पूर्वांचल बैंक ने भी 18% पे देना होगा। वो फिर ये नहीं बोल सकता मैं 19% पे दूंगा। मतलब आरआरबी उस इलाके के सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वो क्या है आगे स्लाइड में देखेंगे, उससे ज्यादा महंगे ब्याज पे लोन नहीं दे सकता। आरआरबी लैंडिंग रेट्स कैन नॉट बी मोर देन द एवरेज लोन रेट्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन दैट एरिया। नाउ द रीच या ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई एक्सिस, भारत में भी ब्रांच है, भारत के बाहर भी ब्रांच है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस में तो क्या 57% शेयर होल्डिंग तो फॉरेनर्स के पास है, हाँ तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। वेयर एज रीजनल रूरल बैंक जैसे पूर्वांचल बैंक, तो प्रेजेंस फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर क्या है वो फिक्स है। फिक्स ऐसे है कि रीजनल रूरल बैंक, पूर्वांचल रीजनल रूरल बैंक, यूनियन गवर्नमेंट की ओनरशिप 50%, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की 15-15%, और एक कोई स्पॉन्सर बैंक होगा जैसे एसबीआई बड़ा कोई बैंक है सरकारी, वो भी कुछ पैसा देंगे तो उनकी 35%। सो रीजनल रूरल बैंक हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। प्रश्न ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आरआरबी का एक एक्ट है जो 1976 में बनता है, उसमें ऐसा लिखा है कि दिस इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तो ये क्या हुआ? रीजनल रूरल बैंक। ये उसका जो भी डेबिट कार्ड है, इसके लिखा है रुपए। रुपए काम क्या करेगा? पेमेंट गेटवे। वो क्या होता है हमने पिलर 1 में देखा, कार्ड सिस्टम कैसे चलती है। फिर यहाँ पर एक दूसरी बैंक का भी लोगो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो असल में स्पॉन्सर बैंक है, बड़ा भाई है जो इसको हेल्प करेगा कि वो इसको लोन देगा, स्टाफ ट्रेनिंग देगा वगैरह। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रीजनल रूरल बैंक्स? पहली तकलीफ ये है, गांव वाले पैसा इसमें डिपॉजिट नहीं करेंगे। गांव वाले अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे कमर्शियल बैंक में, कि मान लीजिए एक्सिस उसको बोलता हो कि मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा, तो एक्सिस में डालेगा, वो इसमें नहीं जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दूसरे बड़े जो बैंक है जैसे एक्सिस, एचडीएफसी, अच्छे ब्याज दर दें, एटीएम फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, तो इवन विलेजर्स आर नाउ गेटिंग स्मार्ट। सेकंड, जो आरआरबी को डिपॉजिटर से पैसा नहीं मिल रहा, तो आरआरबी ने क्या करना पड़ेगा? कटोरा लेके जाना पड़ेगा किसके पास? नाबार्ड के पास, अपने स्पॉन्सर बैंक के पास। दे विल हैव टू गो एंड बोरो मनी फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशंस। नाबार्ड क्या है वो भी हम आगे समझेंगे, कल तक वहां तक पहुंचते। तब समझो बैंक हेल्थी कब होता है? जब डिपॉजिट में पैसा है। आप अभी खुद ही लोन ले लेके आगे और आगे घुमा तो इट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल फॉर। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तीसरा, जो विलेजर्स आरआरबी से लोन लेते हैं वो भी वापस नहीं करते, क्योंकि जब भी इलेक्शन आने हो तो विलेजर्स को पता है कि अभी तो जो सरकार है वो लोन वेवर यानी कर्जा माफ करती है कि तुम लोन वापस नहीं करें। तो आरआरबी का पूरा बिजनेस फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आरआरबी की मेन प्रॉब्लम क्या है? डिपॉजिट में पैसा नहीं रहा, लोन के अंदर सब बैड लोन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम जो अपना बैंकिंग इक्वेशन याद करें कि बैंकों का शेयर कैपिटल प्लस बॉन्ड्स प्लस डिपॉजिट्स प्लस प्रॉफिट इक्वल एसेट्स, ये अभी याद नहीं रखना है, और याद नहीं भी रहे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बात ऐसी है कि बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट आना चाहिए, तभी उसको हम हेल्दी मानेंगे, वरना वो हेल्दी नहीं है। ना सपोज डिपॉजिट नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए? उस बैंक ने मार्केट में अपने और एक्स्ट्रा शेयर इशू करने चाहिए और शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहिए। क्योंकि गांव वाले डिपॉजिट में पैसा दे नहीं रहे आरआरबी को, तो आरआरबी बैंक अगर ढंग से चलानी है तो बाजार से शेयर जारी करके पैसा उठाना होगा। रीजनल रूरल बैंक शुड इशू फ्रेश शेयर्स इन द मार्केट एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम द शेयर इन्वेस्टर्स। फिर वो पैसों से वो जाके ब्रांड एम्बेसडर बना, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, वो सब मार्केटिंग करे, फिर और गांव वाले डिपॉजिट में पैसा डाले, लाइक इट विल ग्रो, दैट इज द आइडिया। पर अब तकलीफ है कि अगर ये पूर्वांचल बैंक मार्केट में अपने शेयर इशू भी करे तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर खरीद ही नहीं सकता ना, बिकॉज द शेयर होल्डिंग इज फिक्स्ड। आरआरबी एक्ट में क्या लिख दिया कि यूनियन गवर्नमेंट 50, स्टेट गवर्नमेंट 15 और स्पॉन्सर बैंक 35%। तो अगर अदानी कहे कि मुझे भी पैसा डालना है, वो डाल ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो फिक्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर रिफॉर्म लिया कि ये जो आरआरबी एक्ट है इसको हम चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं 2015 में। अब से ऐसा करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक कुल मिलाकर उनकी शेयर होल्डिंग होगी 51% और बाकी 49% दूसरे लोगों की भी हो सकती है, अदानी अंबानी प्राइवेट इन्वेस्टर की हो सकती है। इससे फायदा क्या होगा कि सपोज पहले इनकी टोटल कैपिटल थी 100 करोड़, अब आगे जो भी ऊपर 149 करोड़ या कुछ करें और एक्स्ट्रा 49 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू करें, और फिर अदानी अंबानी इन्वेस्टर उसको खरीदें, उन पैसों से मॉडर्नाइजेशन, फिल्म स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, मार्केटिंग करें, दैट इज आइडिया। सो दैट इज आरआरबी एक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर आईपीओ ये क्या हुआ, कैसे काम करेगा? पिलर 1 सी में देखेंगे, अभी तो हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। सो रीजनल रूरल बैंक इज ओवर, 1976 में ये बने। उसके बाद 1996 में बना एलएबी, लोकल एरिया बैंक। अब ये जो लोकल एरिया बैंक है, फेड एरिया ऑब्सक्योर टॉपिक है, नींद इस पे कोई नहीं है, पर ये है अस्तित्व में, तो इसको दो लाइन पता होनी चाहिए। बात ऐसी है कि 1996 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को ऐसी इच्छा हो गई कि नया जात का बैंक खोलते हैं, उसको हम कहेंगे लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक की शर्त क्या है कि मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट में खुल सकता है, और वो डिस्ट्रिक्ट की भी बॉर्डर एक दूसरे को टच करनी चाहिए। तो जालंधर में खोला तो फिर लुधियाना और मोगा इतना में खोल सकता है, फिर ये नहीं कह सकते मुझे मनसा या पटियाला में खोलना है, ही कैन नॉट डू दैट। तो मैक्सिमम ज्योग्राफिकली 3 कंटीग्यूअस डिस्ट्रिक्ट में ये खोल सकते हैं। उसके अंदर भी ऐसा कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सिटी में खोल सकते हैं, बाकी सारा ब्रांचेस रूरल एरिया या सेमी रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में खोलनी। जैसे पंजाब के अंदर ऐसा लोकल एरिया बैंक है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। तो 90s में ऐसे सब एक्सपेरिमेंट हुए, इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस मिला, करेक्ट। लेकिन ये सब नॉन शेड्यूल बैंक है, मतलब उसको सब शेड्यूल बैंक वाले मजे नहीं मिलेंगे। इन पे सब पोटे और रूल्स तो लगते हैं कि पीएसएल कंप्लाई करो, एसएलआर कंप्लाई करो वगैरह, पर इसको मतलब डू नॉट स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ टाइम
ये कुछ काम का नहीं है, ये अस्तित्व में इसलिए हमको जानना है तो हमने जान लिया, अदरवाइज इसकी कोई वजूद नहीं। ओरिजिनली 10 ऐसे बैंक थे, फिर 4 रहे, अब सिर्फ 3 ही है, पोस्टल आंध्रा बैंक, फिर एक कोल्हापुर में और एक आंध्र में एक और है। इनके भी नाम याद नहीं रखने, और कौन था वो भी याद नहीं रखना है, कुछ था एक लाइन में पता है 3 डिस्ट्रिक्ट में खुलता है, दैट्स इट, आगे बढ़ो। इट इज अ फेवरेट टॉपिक, नॉट वर्थ आवर टाइम एंड एनर्जी। सो वी लर्न अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स, वी लर्न अबाउट लोकल एरिया बैंक्स। इसके बाद का मुद्दा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, ये भी समझते हैं बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes and then we move forward. 3 more minutes. Two more minutes. फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? आशुतोष, विशाल, हेमंत, देव, दिव्या, भार्गव, शिवम, आनंद, अनंत, आंसर इज यस, वी मूव फॉरवर्ड। जो भी डाउट्स है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछो, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, वेडनेसडे फिर मैं उसके जवाब बना के अपलोड करता हूं। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, बैंक्स, कमर्शियल बैंक मतलब जो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, वो बैंक देखे, रीजनल रूरल बैंक देखा, लोकल एरिया बैंक मतलब मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट करता है वो देखा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, जो 2015 में बने। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक लेफ्ट हैंड साइड पे दिए, पेमेंट बैंक राइट हैंड साइड पे दिए। पेमेंट बैंक में क्या, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है कुछ छोटे मोटे दिशा बैंक वगैरह, तो उसको उतना वो फेमस नहीं है कि उसको याद रखने की जरूरत है। अब सबसे पहले हम समझते हैं पेमेंट बैंक, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो किसी को लोन नहीं दे सकते, और मैंने आपको बताया लोन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो रूल है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो आपको लोन नहीं दे रहा है, वो असल में फेडरल बैंक और बाकी सब बैंकों के एजेंट या दलाल के रूप में उनके प्रोडक्ट्स का आप पे मार्केटिंग कर रहा है अपने पेटीएम ऐप के अंदर। तो अब समझो वो लोन दे नहीं सकता, तो उस पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स हो नहीं सकते, क्योंकि जो लोन दे ही नहीं रहा है तो उस पर पीएसएल क्या, पीएसएल क्या है, 40% ऑफ योर लोन्स मस्ट गो टू फार्मर एंड वीकर सेक्शन वगैरह, तो उस पर रूल्स लगते नहीं। दूसरा, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक जात का लोन है, तो लोन वो दे नहीं सकता। अगर कुछ लोग नहीं, वो तो देता है ना, ऐसा लिखा भाई वो किसी और बैंक का आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दे रहा है, जो असल में एजेंट या दलाल का काम है, उसका खुद का क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब आपको प्रश्न होगा कि अगर ये लोन दे नहीं सकता तो पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे जो डिपॉजिट ले रहा है उसका क्या करे, बिकॉज आइडियली व्हाटएवर डिपॉजिट्स आर टेकन दे शुड गो एज लोन, पर ये तो लोन दे नहीं सकते तो क्या करते हैं, ये सारे के सारे डिपॉजिट्स ये लोग किसी और बड़े बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, या फिर इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ऐसा सब खरीद के इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट पेमेंट बैंक विल डू विद द डिपॉजिट, जवाब है दे विल इन्वेस्ट इट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स और अदर गवर्नमेंट और अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। अब आप समझो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ब्याज कितना मिलता है, अराउंड 8%, या बाकी बैंकों के अंदर भी आप एफडी करो 7-8 का ब्याज मिलता है। सो दिस इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। जो डिपॉजिट में पैसा लेके किसी को बाइक लोन, कार लोन, होम लोन दिया होता है महंगे भाव पे, इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। तो असल में पेमेंट बैंक से दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, धंधे में खास मुनाफा है नहीं। एक दो तो ऐसे थे सन बिरला या कोई, उन्होंने तो वापस खुद ही लाइसेंस वापस दे दिया, हमको नहीं करना ये, हमको ये गाड़ी चलानी नहीं, ये लो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिटर्न करते। सो दैट इज पेमेंट बैंक। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, वो ऐसे जिनका काम स्मॉल मतलब क्या, छोटा, फाइनेंस मतलब लोन। तो इनको ये कहा गया कि आपने लोन तो देने हैं लेकिन छोटी छोटी मात्रा में देने, और ज्यादातर ये गरीबों को, फार्मर्स को, इन सबको लोन देना है। मतलब कुल मिला के व्हाटएवर लोन्स यू आर गिविंग, उसमें 40% तो लोन आप दो पीएसएल नॉर्म्स के हिसाब से, कि व्हाटएवर 12% एग्रीकल्चर को, 10% वीकर सेक्शन को वगैरह, एडिशनली और 35% लोन्स
आप दो वो सभी पीएसएल टाइप के बोरोवर्स होने चाहिए, फार्मर वीकर सेक्शन वगैरह। मतलब आउट ऑफ द टोटल लोन्स 100% लोन घुमा रहे हो तो उसका 40 + 35 मतलब कितना 75% ऑफ योर लोन्स मस्ट गो टू प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन फार्मर वगैरह। सेकंड कंडीशन, जितने भी लोन अकाउंट है उसमें 50% लोन अकाउंट ऐसे होने चाहिए जिसमें 25 लाख तक के लोन गए हो। इन अदर वर्ड्स क्या बोला है कि ये शाहरुख खान को 500 करोड़ का लोन दे दे कि मन्नत बंगलो बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। जितने भी लोगों को लोन दिया उसमें 50% लोन ऐसे होने चाहिए जो 25 लाख या उससे कम के हो। इससे क्या फायदा है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स कैन गो टू मोर नंबर ऑफ पीपल, दैट इज आइडिया। सो दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको ये नंबर याद नहीं रखने क्योंकि ये मुद्दा काफी बड़ा 2015, पर स्मॉल फाइनेंस, तो स्मॉल फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, छोटा कम साइज का लोन, वो कैसे देता है, तो ये सब उसके रूल्स रेगुलेशंस है। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते, मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट, डिपॉजिट का क्या है। तो डिपॉजिट के अंदर जो पेमेंट बैंक है जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, वो एनआरआई डिपॉजिट नहीं ले सकते, ऐसे कुछ रूल्स है। अब आरबीआई ने ऐसे रूल्स क्यों बनाए, शायद आरबीआई को डर है कि ये सब टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, 2 नंबर के काम होने का डर है, जो भी, तो नहीं अलाउ किया। टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते, मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब नहीं ले सकते। वापस कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक तो फिक्स डिपॉजिट देता है, ऐसा उसका ऐप में लिखा है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू भाई, वो सब एजेंट या दलाल वाला काम करता है कि यू आर गिविंग द मनी एज फिक्स डिपॉजिट, वो पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं जाता, वो जाता है इंडसइंड बैंक में। ऐसा बैंकिंग जनरल नॉलेज के अपने लिए काम का नहीं, अपन यूपीएससी पूछती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वी विल इवन लुक एट सम पीवाईक्यूज ऑफ द पास्ट, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली ये टारगेट किया, अच्छा ये क्रेडिट कार्ड दे सकता है कि नहीं, लोन दे सकता है नहीं, सो यू नीड टू क्रेडिट। सो दे कैन नॉट टेक डिमांड टाइम डिपॉजिट लाइक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह। कुछ लोग ये सब क्या भाई, तो इसलिए मैं आपको बोला 5 लेक्चर पहले देख के आओ, ये सब हो चुका है। बट देयर इज सम सीलिंग, एक कस्टमर का 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। अगर तो 2 लाख से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सब उसके रूल्स होंगे कि एफडी हो जाएगा या आपको वापस करेंगे कुछ, वो बैंकिंग जनरल नॉलेज हम लोग नहीं देखेंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस, वो आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड दे सकता है, यस, बट दे कैन नॉट गिव यू क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज वन टाइप ऑफ लोन एंड पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन्स, सो नो टू क्रेडिट कार्ड्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक में नो सच लिमिट, मतलब वो टाइम डिपॉजिट भी ले सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट भी ले सकता है, वो क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है, अलाउड। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका फ्यूचर क्या है। आरबीआई ने ये कहा है कि ऐसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी दिशा बैंक वगैरह, उनका 5 ईयर्स तक हम लोग काम देखेंगे। उसके बाद उनको अगर ठीक काम करेगा तो उसका लाइसेंस अपग्रेड कर देंगे, कि बाद में उनको एसबीआई एक्सिस जैसा जो यूनिवर्सल बैंक वाला होता है, ऐसा हम उनको बड़ा लाइसेंस दे देंगे। वैसा मतलब आप अभी हेलीकॉप्टर चला रहे हो, फिर आपको वो जो भी डीजीसीए वगैरह, वो आप सिर्फ एयरप्लेन का लाइसेंस बाद में दे देंगे। सो दैट इज वन ग्रोथ। सेकंड, अगर किसी नए आदमी को स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो खोल सकते हैं, जब यहाँ ऑन टैप लाइसेंस फॉर न्यू प्लेयर्स हु वांट टू ओपन स्मॉल फाइनेंस। जब आपकी मुंह उठा के चले आओ, ऑन टैप का मतलब क्या है, फरवरी 2024 के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, कल उठ के भी आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, आप खोलो और उसको चलाओ, और फिर 5 ईयर्स तक अच्छा चलाओगे तो आरबीआई आपका लाइसेंस अपग्रेड करके आपको एक्सिस एचडीएफसी टाइप का यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक ऐसा बड़ा लाइसेंस दे देगी। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ व्हाट अबाउट पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को ये कहा कि तुम 5 साल काम करो, फिर तुम्हारा लाइसेंस अपग्रेड करके तुमको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे सकते हैं। सो कैन पेमेंट बैंक्स कन्वर्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कंप्लीटिंग देयर ऑपरेशन। दूसरा, क्या ऐसा पेमेंट बैंक उसके ऊपर मतलब यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बन सकता है, तो जब आरबीआई ने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं, पर मेरा ये मानना है आरबीआई का गेम खेला है। पेमेंट बैंक आफ्टर 5 ईयर्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, उसके आफ्टर 5 ईयर्स हमने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है, एसबीआई एक्सिस जैसा उसको यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिले। इसका मतलब ये होगा कि पेमेंट बैंक की 5 ईयर्स ट्रेनिंग ऐसे भी होगी, फिर 5 ईयर ट्रेनिंग देखने के बाद आफ्टर 10 ईयर्स हो सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक भी बन जाए जैसा एसबीआई और एक्सिस है, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, खुल के आरबीआई ने बोला नहीं कि हम ऐसा करेंगे। तीसरा, कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है, मतलब क्या नया कोई प्लेयर कहे मुझे भी पेमेंट बैंक खोलना है, तो जब आरबीआई ने वो अलाउ नहीं किया, क्योंकि आरबीआई को खुद पता है ये पेमेंट बैंक का बिजनेस मॉडल सब ठीक नहीं चल रहा है, तो आरबीआई नहीं चाहता भी और नए लोगों को मैं पेमेंट बैंक का लाइसेंस दूं, तो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली स्टॉप्ड। तो अगर आप कहें कि मुझे पेमेंट बैंक खोलना है, तो देन यू हैव टू वेट फॉर नोटिफिकेशन। अब ऐसा नोटिफिकेशन कब आएगा, फरवरी में आएगा, नोबडी नोस। तो आरबीआई ने उसको भी बंद कर दिया, नॉट रिक्रूटिंग न्यू पीपल या नॉट रिक्रूटिंग न्यू पेमेंट बैंक्स। देखिए कमर्शियल बैंक आपको खोलना है तो उसका मैंने आपको 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है उसकी भी कुछ लिमिट्स है कि जो भी 200 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, पर वो सब में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फालतू के लोग ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ाते थे, क्यों ऐसी कंडीशन है, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट की कमर्शियल बैंक का कितना 500 करोड़ चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना 200 करोड़ कैपिटल है, कौन पूछा है, छोड़ना उसको। 500 करोड़ भी मैंने आपको क्यों बताया, टू एक्सप्लेन द टॉपिक कि वो मामला क्या है, तो नंबर्स आर नॉट एक्चुअली एज ग्रेट इंपॉर्टेंट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी नए प्लेयर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, बीच में कुछ सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस ने दिया वगैरह, वो सब जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में देख लेना। पेमेंट बैंक के अंदर गवर्नमेंट ने भी अपना एक पेमेंट बैंक खोला, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर पेमेंट बैंक है, सरकार का खुद का भी है, उसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसका जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया, उसको बहुत दिमाग खर्च नहीं करना। पोस्ट ऑफिस में खुद के पोस्टल असिस्टेंट और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुद के मैनेजर वगैरह की कुछ बार जो रिक्रूटमेंट आए, अगर आपको उसकी तमन्ना प्लान भी है तो पढ़ना, अदरवाइज डिड नॉट वेस्ट टू मच टाइम। हैंडआउट में सब बीच में पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसका नहीं खींचना। सो वी आर डन विद रीजनल रूरल बैंक्स, वी आर डन विद लोकल एरिया बैंक्स, वी आर डन विद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। अब ऐसा एक और जात का बैंक है जिसका नाम है होलसेल बैंक। होलसेल बैंक में पहले पढ़ाता था, पर मैंने उसको हैंडआउट से हटा दिया क्योंकि ये बना नहीं है। रघुराम राजन जब गवर्नर थे, मतलब 2015-16 के जमाने में बात थी, पर फिर बना नहीं, और आजकल ये न्यूज़ में रहता नहीं, इक्का दुक्का बार कुछ आ जाए, पर वो ऐसी हाई प्रोफाइल चीज नहीं है कि उसके लिए वापस इसको पढ़ने। सो इट इज डिलीटेड, तो पुराने हैंडआउट उसमें दिया तो उसको देखना नहीं है, वो अभी इसको नॉट रेलेवेंट सो मच फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो। ये एक नॉर्मल बैंक ब्रांच है, तो आप देखिए इसमें सब काउंटर होंगे, चेक डिपॉजिट काउंटर, पासबुक अपडेट काउंटर, कैश डिपॉजिट काउंटर, बहुत सब कुछ इसमें होगा। पर जो ये किया जाए कि नहीं, अब से एक ऐसी ब्रांच बनाए तो उसका विड्रॉल मशीन है, जिसको हम भाषा में एटीएम मशीन है, आपको चेक डिपॉजिट करना उसका भी मशीन है। तो एक्सिस बैंक ने ऐसा सब खोला है कि ये ब्रांच ऐसा है जिसमें आदमी ने, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड और एक दो रिसेप्शनिस्ट होंगे, बट अदर देन दैट ये क्या है, पूरा डिजिटल बैंकिंग है कि जो भी काम कर रहा है मशीन कर रहा है। नॉर्मल बैंक ही है, या सिटी कमर्शियल बैंक, एक्सिस बैंक का फोटो है, बट दिस इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट, यानी क्या डीबीयू। अगर नॉर्मल काउंटर और सामने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के काउंटर, ये आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस। अब जो आजादी के 75 ईयर्स हुए तो 75 ऐसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले गए, वो सरकारी बैंकों के भी खोले, एक्सिस वगैरह प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी खोले। तो ये कोई नई जात का बैंक नहीं है, दिस इज नॉट न्यू टाइप ऑफ बैंक, दिस इज न्यू टाइप ऑफ ब्रांच। ये 4 पहिया गाड़ी का 5वां पहिया नहीं है, ये 4 पहियों की गाड़ी है, पर उसका सिस्टम थोड़ा अलग है कि जैसे हैचबैक, सेडान, एसयूवी वगैरह होते हैं। दिस इज न्यू टाइप ऑफ ब्रांच, दिस इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ बैंक। बात इसमें कुछ है नहीं, पर जो अगर आप ये 2023 के शुरुआती महीनों में तैयारी करते हो तो पीडीएफ वाले और एक अखबार वालों ने इतनी हवा बना के, मतलब कि और कुछ है ही नहीं है, दिस इज सम न्यू टाइप ऑफ बैंक, बट इट इज नॉट न्यू टाइप ऑफ बैंक। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, जिसके बारे में हम लोग पिलर 4 में पढ़ेंगे, वो सब क्या करता है, सब पॉलिसी सजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है। नीति आयोग ने ये कहा कि ये फिजिकल ब्रांच ना हो, ऐसा कुछ बनाओ कि वो बैंक का कोई ब्रांच हो ही नहीं, कोई भौतिक अस्तित्व भी ना हो, नो ऑफिस,
सारा काम हवा में मतलब क्लाउड में ऑनलाइन सर्वर में हो जाए, एवरीथिंग ऑनलाइन, नो ब्रांच। लेट मी गो बैक। देखिए इधर मैं कहूँ ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है तो ये तो ब्रांच ही है ना भाई, ब्रांच ऐसी है कि जिसमें मेन नहीं है, विमेन नहीं है, ऐसा ब्रांच है, पर ब्रांच तो है। तो दैट इज वन थिंग। ये जो नीचे बोला है वो क्या कह रहा है कि ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए, ब्रांच होना ही नहीं चाहिए, सारा काम हवे में मतलब क्लाउड में सर्वर में होना चाहिए। और ऐसे बैंक्स को हम कुछ बोले नियो बैंक्स या फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स, नियो बैंक या फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स। सो वी शुड मेक न्यू टाइप ऑफ बैंक्स। नाउ ही इज सेइंग न्यू टाइप ऑफ बैंक्स, अलग जाके नए बैंक खोलते हैं, जैसा पेमेंट बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ऐसा करो, न्यू बैंक या फुल स्टैक डिजिटल बैंक। तो आरबीआई इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, आरबीआई इज नॉट वेरी कीन अबाउट दिस। आरबीआई का ये मानना है कि भाई एग्जिस्टिंग जो भी बैंक है वो सब ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी देते हैं ना, मोबाइल बैंकिंग और ये डिजिटल बैंकिंग सब है, तो ये सब नया क्यों तुक्के मारने। एक बार नया तुक्का मारा था क्या, पेमेंट बैंक, पर वो भी ठीक से नहीं चला, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो लोन नहीं दे सकते, उसका पूरा मॉडल बर्बाद है। इसलिए आरबीआई को नया एक्सपेरिमेंट नहीं करने, तो आरबीआई नॉट इंटरेस्टेड टू अलाउ दिस न्यू बैंक या फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स। तब अंतर समझो, नॉर्मल बैंक का डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब क्या, जैसे एक्सिस बैंक का डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब कैश डिपॉजिट मशीन, पासबुक प्रिंट मशीन, चेक डिपॉजिट मशीन, तो फिजिकल एड्रेस है, मेन पावर इज नॉट, इंसान मान नहीं रहते, मशीन से काम होता है। सो दिस इज अलाउड, आरबीआई इसको अलाउ करता है, ये हो गया। ये जो नया प्रपोजल है कि ऐसे कि इसका ब्रांच ही नहीं हो, सारा ही हवा में हो, मतलब ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए, सब होना ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो उसे हम न्यू बैंक या फुल स्टैक डिजिटल बैंक, एवरीथिंग डन क्लाउड। क्लाउड मतलब क्लाउड सर्वर, वो क्या होता है साइंस टेक में देखना। नीचे आपने प्रपोज किया पर ये अभी तक बना नहीं है, दिस इज नॉट येट मेड। मित्र ये जो स्टार्टअप वाले होते हैं वो कुछ बार क्या करें कि उनको लगे यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो पहले से ही हवा बनाना चालू करते हैं। मतलब वो पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, पेड जर्नलिस्ट, उनको बहुत पैसा देके तुम इस सब पे लिखना शुरू करो कि हम हैं, हमारा ये ओपिनियन है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है, आधी अधूरी बात लिखो, जैसे युधिष्ठिर का वो महाभारत में नरवा कुंजरो मतलब अश्वत्थामा कुछ मारा, वो क्या था, इंसान था, हाथी था क्या, ऐसी सब बातें आधी अधूरी बातें। और उसको देख के करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले क्या करते हैं, वो भी आधी अधूरी बात लिख के ऐसा लिखे कि हमको फील आ जाएगा ये बन चुका है, जबकि ये नहीं है अभी। आरबीआई इज नॉट अलाउड दिस। तो इन्वेस्टर को पैसा उठाने के लिए हवा बनाते हैं, अखबार को पैसा देके लिखवाते हैं, वो सब रियल जेन्युइन चीज नहीं है, तो उसमें पैनिक नहीं करना। इसको देख के कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले जरूरत से ज्यादा इस चीज को फुटेज दे रहे हैं तो भी पैनिक नहीं करना। नीति आयोग भी बहुत उसके बारे में बोला तो भी पैनिक नहीं करना, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया भाई मैं मुझे इसको अलाउ नहीं करना। असल में कौन है ये बैंकिंग सेक्टर का बाहुबली कौन है? अगर मुंबई का डॉन है बीकू मात्रे, तो बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई। तो नीति क्या बोले उसकी सोच है, उसकी फैंटेसी है, इट इज नॉट द रियलिटी। वो आरबीआई की खुद की मर्जी है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो वी लर्न अबाउट द बैंक्स में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब देखिए। अब उसके बाद का मुद्दा है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जो बचा उसको हम कल देखेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, उसमें क्या स्कैम होते हैं, क्या लीगली फॉर्म लिए गए और उसका कुछ क्लासिफिकेशन। बैंकिंग इक्वेशन को वापस याद करें। बैंकों का पेड अप जो भी शेयर कैपिटल, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, प्रॉफिट और सामने एसेट्स सब लोन्स। अब यहाँ गौर करो, एक नॉर्मल बैंक को, जैसे सपोज आईडीबीआई बैंक है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है, 2020 का एग्जांपल है, गवर्नमेंट 45% शेयर होल्डिंग, एलआईसी 49% शेयर होल्डिंग और बाकी 6% शेयर होल्डिंग दूसरे और इन्वेस्टर्स की है। तो यहाँ ये जो बैंक का डिसीजन लिया जाता है कि सपोज ये जो लोगो है ये पर्पल कलर का होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये कौन लोग लेंगे, ये जो है शेयर होल्डर्स और उसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे विल डिसाइड। तो यहाँ पर भी किसकी मर्जी चलेगी, अगर आप लॉजिक अप्लाई करो, जो एलआईसी बोले ऐसा होगा। सपोज एलआईसी के कि ये पर्पल लोगो होना चाहिए तो पर्पल लोगो, रेड होना चाहिए रेड लोगो, बिकॉज ही इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। आप एक डिपॉजिटर है, आप 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर लो तो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो लोगो है रेड होना कि ग्रीन होना है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द बैंक। कीप दैट इन माइंड, डिपॉजिटर इज नॉट ओनर ऑफ द बैंक। ओनरशिप तो डिपेंड करती है कि आपके पास बैंक के शेयर्स हैं कि नहीं है। सो दैट इज अ नॉर्मल बैंक, कमर्शियल बैंक। अब जो कोऑपरेटिव बैंक की हम बात करें, सहकारी बैंक, वो थोड़ी अलग इसलिए है कि यहाँ पर मेंबर का वोटिंग पावर ऐसा परसेंटेज में नहीं होता कि इसका 49% है, मेरा 51% है। यहाँ पर कोऑपरेटिव मतलब सहकार की भावना होती है कि जैसे सपोज अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक इन सूरत, तो उसमें नॉर्म्स क्या होंगे कि वन शेयर होल्डर या वन मेंबर, उसको सिर्फ एक वोट मिलेगा। इट डजंट मैटर उसने 1 रुपये का कैपिटल लेके शेयर लिया, 100 रुपये का कैपिटल लेके शेयर लिया, वो सब मायने नहीं रखता। 1% मीन्स 1 वोट। तो मैं वापस आऊँ, अगर ये आईडीबीआई, इफ अगर वो एक कोऑपरेटिव बैंक होता तो उसकी शेयर होल्डिंग में वोटिंग पावर कैसा होता कि एलआईसी के पास एक वोट, गवर्नमेंट के पास एक वोट और बाकी 6 लोग हैं तो उन सबके पास भी एक वोट। तो फिर अगर इस लोगो ये रेड होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा? मेजॉरिटी से ही। पर एलआईसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, उसने बाकी सब जितने 10-15 लोग हैं उन सबको भी साथ मिला के तुम भी बोलो मेरे हक में, एंड देन दे विल डिसाइड। सो दैट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मींस वन शेयर होल्डर या वन मेंबर विल हैव ओनली वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। इससे क्या फायदा? कम्युनिटी स्पिरिट आता है, सहकार की भावना, और उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी, और वो ऑफ कोर्स दे वर्क फॉर प्रॉफिट, पर प्रॉफिट उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसलिए उनके जो लैंडिंग रेट या लोन रेट है दे आर लिटिल बिट चीपर। कमर्शियल बैंक मान लीजिए लोन दे रहा है आपको 9% पे, तो कोऑपरेटिव वाला हो सकता है आपको 8.7% पे देता, थोड़ा सस्ता देता है। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु रीजन में पाए जाते हैं। उसकी भी सब हिस्टोरिक, पोस्ट इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आप पाओगे कि जहां पर डेयरी कोऑपरेटिव्स और बाकी कोऑपरेटिव वाली चीजें ज्यादा है तो वहाँ ठीक चलता है। फिर जहां ज्यादा जमींदारी, सामंतवादी टाइप के एलिमेंट है तो वहाँ कम्युनिटी स्पिरिट बन नहीं पाता, वो दबंग और लुटे टाइप के लोगों को परेशान करे, तो वहाँ वो मॉडल इतने सफल नहीं हो पाते। नाउ दिस कोऑपरेटिव बैंक्स, उन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, नाबार्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, ऐसे अलग अलग ऑफिसर्स करते हैं। वो पूरा मामला खिचड़ी है जो अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी 1-2 स्लाइड के बाद। कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर भी सीआरआर, एसएलआर सब लगता है। सीआरआर कितना 4.50, एसएलआर कितना 18, पर स्लैब्स अलग हो सकते हैं, हो सकता है इन पे 3% ही लगता हो। सो आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब डिफरेंट स्लैब्स ऑफ सीआरआर, एसएलआर ऑन दैट। फिर हम लोग संडे तक पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे कुछ बासेल नॉर्म से। बासेल नॉर्म का मतलब क्या? स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ और नए रूल्स प्रिस्क्राइब करती है कि बैंकिंग में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो यस, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी वो चीजें माननी पड़े, बट स्लैब्स में भी डिफरेंट। ये जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्या वो रेपो लोन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लोन ले सकते हैं? यस, बट ओनली सम ऑफ दिस बैंक, सबको नहीं, कुछ सिलेक्टेड जो बड़े बैंकों उनको अलाउ करते हैं, बाकी सबको अलाउ नहीं करता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स मतलब लोन का 40% फार्मर्स को, वीकर सेक्शन को देना, ये रूल्स लगते हैं। तो जब एक कोऑपरेटिव बैंक को बोला तो उसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन पे लगता है कि वो करीब 75% है, बाकी जो है उन पे नहीं लगते। क्यों? आरबीआई ये सोच के चलती है तो वैसे ही गरीबों के लिए गांव में खोला है बैंक, तो क्या इस पे रूल्स लगाना करेंगे। सो पीएसएल नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके अंदर फेमस अगर लिस्ट याद रखनी हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, आपके सेंट्रल मतलब दिल्ली में बैठता है क्या? नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट पे बैठता है, पर उसका नाम ऐसा है। एंड लास्टली नीचे होते हैं पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दे आर प्रेजेंट एट विलेज लेवल, गांव के स्तर पे वो होते हैं। अब आप समझो, असल में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इट इज नॉट अ बैंक। वहां पर डिपॉजिट लोन टाइप की जो ट्रेडिशनल बैंक है वो नहीं है। वो आपको पब्लिक से, जनता से पैसा लेते हैं, पर वो बैंक के रूप में नहीं है कोई सिस्टम।
तो उनको सीआरआर एसएलआर बासेल नॉर्म्स वगैरह नहीं लगते, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू सीआरआर एसएलआर एक्सेट्रा। तो प्रश्न तुमने चार्ट में ऐसा क्यों लिखा नीचे? उसका कारण ये है कि आरबीआई अपने एनुअल रिपोर्ट में जो चार्ट बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि उसमें कोऑपरेटिव में नीचे वो लिखता है पीएससीएस। सो आई हैव प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन इन दिस मैनर। पर आपको याद रखना है पीएससीएस वो बैंक नहीं है भाई, वो आप समझो एकदम छोटा सा छोटा यूनिट या एजेंट या ऐसा उसका काम है। सीआरआर एसएलआर उस पर कुछ लगता नहीं है। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको हम कैसे क्लासिफाई करें? एक क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑडियंस के हिसाब से, रूरल कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव। अर्बन कोऑपरेटिव मतलब ये जस्ट लाइक जन्म किधर हुआ, देयर फाउंडिंग मेंबर्स और हेडक्वार्टर अर्बन ओरिजिन का होता है अर्बन कोऑपरेटिव। उनको गांव में शाखा खोलने की मनाही नहीं है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग ब्रांचेस इन रूरल एरिया, बट उनका जन्म है तो उनको हम कहते हैं अर्बन। सो दिस इज वन वे टू क्लासिफाई ऑडियंस के हिसाब से रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव्स। अनदर वे टू क्लासिफाई इज थ्रू ज्योग्राफिकल स्पान, कि आप कितने फैले हुए हो। सिंगल स्टेट में ही हो तो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव, उसमें ऑडियंस के हिसाब से क्लासिफाई करो, सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव, सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव, जैसे वो अलग अलग स्टेट में से होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सूरत अखंडानंद कोऑपरेटिव बैंक तो क्या होगा? सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव। कुछ ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेट में, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो दो स्टेट हो गए पंजाब और महाराष्ट्र। अब आप सोचो एक से ज्यादा स्टेट में होगा तो वो बैंक कैसा होगा कि यूजुअली इट विल बी एन अर्बन कोऑपरेटिव। वो पैदा हुआ होगा सिंगल स्टेट अर्बन के हिसाब से, फिर उसकी एस्पिरेशन उम्मीदें बड़ी होगी, उसकी लीडरशिप अच्छी होगी तो और स्टेट में भी ब्रांच खोलते हैं बोल के वो आगे बढ़ा होगा। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यूजुअली दे आर अर्बन कोऑपरेटिव्स, क्योंकि आप तो मल्टी स्टेट तो स्वाभाविक है उसका दम होगा तभी तो आएगा, वो रूरल वाला होगा तो उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। सो मल्टी स्टेट्स आर यूजुअली अर्बन कोऑपरेटिव। नाउ द मेन टॉपिक इज इनको रेगुलेट कौन करता है और उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स लिए गए। तो मैंने टेबल ऐसा बन पर 3 रेगुलेटर है, आरबीआई, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अभी सपोज एक कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई एक्सिस वगैरह, तो उसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक है सिंगल स्टेट के अंदर ऑपरेट करता है और रूरल एरिया में ऑपरेट करता है, तो रूरल सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव, उसको रेगुलेट करेगा कौन? आरबीआई। अब आप देखिए कोऑपरेटिव बैंक है तो आरबीआई रेगुलेट करता है, दैट इज ट्रू। पर आरबीआई के पास इतना स्टाफ नहीं है, तो आरबीआई ने डे टू डे रेगुलेशन का काम नाबार्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। वो क्या है हम कल देखेंगे, टुमारो वी विल सी। बट आरबीआई विल रिमेन द अल्टीमेट रेगुलेटर, फाइनल डिसीजन उसके होते हैं, लेकिन रोज का सुपरविजन नाबार्ड देखता है। तो कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव आरबीआई रेगुलेट्स, यस। यूनियन गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यस। स्टेट गवर्नमेंट के अपने रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इनको रेगुलेट करते हैं। तो मतलब इधर क्या हो गया, दो बार टिक हुआ तो क्या ड्यूअल सुपरविजन, दोहरा नियंत्रण, इसका भी और इसका भी। और आप जानते हो अंग्रेजी में कहा टू मेनी शेफ स्पॉइल द डिश, ज्यादा रसोई आते हैं तो खिचड़ी बिगड़ जाती है। ऐसा इधर होगा कि दो रेगुलेटर हैं तो फिर स्कैम होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक द फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो आरबीआई तो अपने मसले का इसको बंद कर देते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करप्ट ऑफिसर वो फाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। थर्ड, कोऑपरेटिव्स सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव, जैसे मैंने आपको सूरत में अखंडानंद कोऑपरेटिव है तो उसको आरबीआई रेगुलेट करेगा, करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, करेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, नहीं। लास्टली कोऑपरेटिव बैंक, उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, दो स्टेट में पंजाब में महाराष्ट्र में, आरबीआई रेगुलेट करेगा, यस। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, नहीं, क्योंकि ये मल्टी स्टेट है। तो मल्टी स्टेट है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हालांकि अभी नया मिनिस्ट्री बना कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके नीचे रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा ऑफिसर होता है, वो उसको रेगुलेट करता है। तो अगेन डबल टिक हो गया। हाँ, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में क्या आरबीआई भी और यूनियन गवर्नमेंट भी दो रेगुलेट करे, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करे। बट द प्रॉब्लम इज ड्यूअल टिक हुआ मतलब ड्यूअल सुपरविजन, ड्यूअल सुपरविजन में काम अच्छा नहीं होगा। आजकल एक नई मिनिस्ट्री बनी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का काम देखते हैं, उसके बारे में पिलर 4 एग्रीकल्चर में देखेंगे, अभी उसमें बहुत दिमाग नहीं करते। अभी मैं कहूं यूनियन गवर्नमेंट तो बस उतना याद रखो काफी। अभी ये जो ड्यूअल सुपरविजन मॉडल मैंने आपको बताया कि दो जने रेगुलेट कर रहे हैं, तो जब भी स्कैम होता है कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई कुछ लिमिट लगा दे कि अब से ये बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, कैश विड्रॉल नहीं हो सकता वगैरह, बट आरबीआई विल बी क्रिपल्ड, एक हद से ज्यादा वो स्टिक नहीं कर सकता। सपोज आरबीआई की इच्छा हो कि मुझे ये कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है, शट डाउन करके लिक्विडेट मतलब उसकी नीलामी कर देनी और पैसा रिकवर करके डिपॉजिट कर देना, वो सब वो नहीं कर पाता, क्योंकि ही विल रिक्वायर एडिशनल परमिशन आइदर फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसर और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार। तो उसमें डिले, करप्शन हुआ, ऑफिसर करप्शन लेके काम नहीं करे, फाइल को रोके रखे। करप्शन किससे करेगा? वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो भी उसका कांड जिसने किया उनसे पैसा लेके फाइल को लटका देगा। फॉर एग्जांपल पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक, क्लासिफिकेशन तो ज्योग्राफी के हिसाब से समझो, मल्टी स्टेट है, पंजाब महाराष्ट्र दो स्टेट है, और अर्बन वाला इसका नेचर होगा तो दिस इज पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कांड हो गया और फिर पैसा सबका रुक गया, आरबीआई स्टेट एक्शन ले नहीं सकता। अब कांड क्या हुआ आप समझाओ, कॉमन सेंस की बात है, डिपॉजिटर का पैसा बदमाश लोगों को दिया, भाई नीरव मोदी भी हमारे टाइप पब्लिक को लोन दिया होगा, दे डिड नॉट रिटर्न द मनी, सो देयर इज अ स्कैम। अब आप कहेंगे पर स्कैम हुआ तो वो सीआरआर एसएलआर का पैसा था, उसे इन दोनों सबको वापस करो भाई। पर सीआरआर एसएलआर कितना होगा भाई? 18 + 4 22%, तो बाकी जितनी 78% लोन दे उसको तो वापस नहीं ला सकते ना, तो लॉस तो है। अब आरबीआई ने यहाँ पर सोल्यूशन ये लिया कि जितनी पब्लिक डिपॉजिट में पैसा विड्रॉ करने आ रही है उस पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि एक आदमी नॉट मोर देन 1000 रुपये विड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से। फिर बात कुछ किया कि 40,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सपोज सीआरआर एसएलआर के नाम पे जितना 22 करोड़ है तो थोड़ा थोड़ा विड्रॉ ना, तो पैनिक नहीं हो जाए, ऐसा कुछ आइडिया था। फिर और भी रिफॉर्म है, बट दिस वाज द क्राइसिस। अभी क्राइसिस से लड़ना है तो क्या करना चाहिए? ड्यूअल रेगुलेशन है वो सिस्टम बेकार है, सिंगल रेगुलेशन होना चाहिए। तो सिंगल रेगुलेशन के लिए 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो ओरिजिनली 1949 में बना था उसमें सुधार किए टू गिव मोर पावर्स टू आरबीआई। अब ऐसा जो सुधार किया था समझो, पहले ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कब आता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और गवर्नमेंट को कानून पास करना हो तो प्रेसिडेंट से करवा तो उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, वो सब पॉलिटिक्स में देखना। फिर पार्लियामेंट सेशन में आई तो पास कराया तो कानून बन गया वगैरह। अब यहाँ जो रिफॉर्म्स लिए हैं वो ऐसा है, खासकर अर्बन कोऑपरेटिव्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पर सिंगल रेगुलेशन। मतलब पहले ये था कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट अर्बन, जैसे अखंडानंद कोऑपरेटिव बैंक सूरत, आरबीआई रेगुलेट करता था, यस। स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करता था, वन था मतलब वाज पास्ट टेंस, अब नहीं करता। येलो मतलब अब से उसको निकाल दिया कि अब आप नहीं रेगुलेट कर सकते, नाउ ओनली आरबीआई कैन रेगुलेट दिस। तो यानी कि सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव्स का अकेला बॉस कौन हुआ? आरबीआई। स्टेट गवर्नमेंट का पावर चला गया, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर था ही नहीं, तो दे आर आल्सो आउट। सिमिलरली कोऑपरेटिव्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसमें पहले क्या था? आरबीआई रेगुलेट करता था और यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करता था, स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं था। अब 2020 से रिफॉर्म ये लिया कि यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली आरबीआई विल रेगुलेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो येलो कलर का है वो रिफॉर्म है कि ना वो जो पहले रेगुलेट करते थे उनको हटा दिया। तो इससे क्या सिंगल रेगुलेशन हो, बेटर एफिशिएंसी ऑफ द मनी, बेटर एफिशिएंसी मॉनिटरिंग।
ड्यूअल रेगुलेशन अब सिर्फ एक जगह पर है। अब जाओ, कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव, एक ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी बैंक है, तो आरबीआई भी करेगा, यूनियन गवर्नमेंट नहीं करेगा, स्टेट का। तो सिर्फ यही एक है जहां पर वो ड्यूअल रेगुलेशन है, बाकी सब जगह पर आरबीआई को सारे पावर्स मिल गए। इसमें भी यूपीएससी ने एक बार एमसीक्यू पूछा था और ये चीज समझ होनी चाहिए। तो हमने अर्बन कोऑपरेटिव तक समझ लिया, रूरल कोऑपरेटिव की भी बात है और उसके बाद बाकी भी टॉपिक्स है, अपन नीड नॉट वरी, वो बाकी चीजें कल करेंगे। इसके बाद एनबीएफसी बैंक वगैरह भी समझना है। सो आई विल एंड द क्लास एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी समझो इतना भी किया तो काफी सारा जनरल नॉलेज है, मुझे पता है तुक्के से बोलो 10 पेज तो हो गए होंगे। तो कल सुबह उठकर बाकी भी जो है बैकलॉग आप कंप्लीट करो। एक और चीज, लेट मी गो बैक, ये जो मेंस एग्जाम हुई 15 to 19, उसके चलते आप जानते हैं मैंने शुरुआत में जो भी 10-12 क्लास वो कंटिन्यूअस लिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये वाला ब्लॉक आएगा, उस वक्त मुझे यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा। सो आई हैड टेकन दोस थिंग्स अर्ली, ताकि उस वक्त वो शेड्यूल दोनों में बर्बाद नहीं हो जाए। बट अब से सुकून से काम चलेगा, नाउ पीसफुली। सुकून का मतलब क्या? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास होगी और वेडनेसडे टेस्ट होगी। कुछ बार ऐसा हो कि मंडे भी क्लास नहीं होगा, लंबी क्लास हो तो टॉपिक के हिसाब से। तो आप समझो अभी गाड़ी तो हौले हौले चलने वाली है, आपको स्पीड में चलेगी, बट कंपेयर टू पास्ट उसका हौले हौले इट विल गो लिटिल स्लो, व्हिच इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर दोस पीपल हु हैव बैकलॉग। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए कि नहीं मेरा रुक गया, मेरा नहीं खत्म हो रहा है वगैरह। भाई गुरु शुक्र शनि रवि बहुत खींच के सोमवार 5 दिन क्लास है, बाकी टाइम तो आपके पास फ्री, और वो भी रात को पूरा दिन से लेके यू हैव इनफ टाइम। तो सिस्टमेटिकली उसको आप यूज करो और जितने बैकलॉग है उसको कंप्लीट करो। प्लान स्ट्रेटजी वगैरह से आप काम करो, वो भी सारे जॉब में दिया, और भी जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। बट ये सब चीजें बचो यार, ये -15 मार्क्स मतलब हाउ कैन यू डू दैट? आदमी खुद की भी कुछ होनी चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर तैयारी नहीं तो मत दो इसको, सिर्फ ऑनलाइन है इसलिए ऐसा है कि आप कुछ भी टिक कर दो। एंड गेट मोर सीरियस अबाउट दिस कोर्स आल्सो। देखिए मुझे आपसे फी लेनी थी, मैंने ले ली, अब कोई सिलेक्ट हो नहीं हो तो मेरी तो दुकान चल रही ना। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू स्टडी विद डिसिप्लिन, वरना ऐसे ही 2-3 साल चले जाते हैं। ये गूगल फॉर्म आपको देखने की जरूरत नहीं, पर आप समझो ये जो 680 आउट है उसके अंदर नहीं तो 12-15 कैसे थे कि मैंने आपका पुराना कोर्स ज्वाइन किया था पर मैं खत्म नहीं कर पाया, तब मैं देखूं कि नहीं। फिर कुछ ऐसे कि अच्छा मैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, पहले साल को मैं कुछ कर नहीं पाया, अब मैं क्या करूं? सो देन व्हाट इज द यूज ऑफ पेइंग मनी? जो पैसा है उसको वसूल कैसे करते हैं कि जो भी लेक्चर हो रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, वो सब वसूल करते हैं। तो अल्टीमेटली तो पिरामिड, जो ऊपर उसको सिलेक्ट होना, नीचे वाले लोग ने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ कोचिंग वाले को करोड़पति बनाना है। सो डोंट बी इन दैट नीचे वाली जो डेमोग्राफी है, ऊपर चढ़ना है आपको, सितारा बनना है। कभी क्या टाइगर है, वॉल्टर वगैरह, तो ऊपर आप आइए, नीचे मत रहो। रोज पढ़ाई करो, रोज आगे बढ़ो। आई विश ऑल द बेस्ट। कल रात हम लोग वापस मिलते हैं। और ये भी डाउट वाले में भी किसी को मैंने कुछ कड़क बोला तो वो समझो इसलिए बोला है ताकि वो भी सुधर जाए और वो आगे बढ़ सके, इसलिए बोला। इसको पर्सनल नहीं है तो तुमने मुझे कड़क शब्दों में ऐसा बोला, ठीक से बोलो यार, ये क्या प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है, बिकॉज़ रेस का घोड़ा बनो, इसलिए मैं चाहता हूँ वो आपको बोलना पड़े। सो आई सी यू टुमारो, मिलते हैं। लेट्स गेट इट।